नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब क्लास के अंदर। पिछली हमने जितनी भी क्लासें मैंने आपकी ली थी वो सब फर्स्ट ग्रेड जो बायोलॉजी के पीवाईक्यू एग्जाम थे लास्ट 6 पेपर के अंदर मैंने वो आपको सोल्व कराए थे। अब इस क्लास के अंदर अब मतलब आज के बाद जो हमारी क्लास आएगी वो आपको मिलेगी। सेकंड ग्रेड का अब एग्जाम बाकी है, लगभग 30 दिन बचे आपके लिए। तो सेकंड ग्रेड बायोलॉजी के अंदर अभी तक टोटल 11 पेपर हुए। कितने हुए टोटल? अभी तक 11 पेपर हुए हैं। इन 11 पेपर के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं बायोलॉजी के, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए बायोलॉजी के, तो मैं आपको मतलब हर टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यू आ रखे हैं वो सब के सब मैं आपको हमेशा पर डे यहाँ पे सोल्व कराऊंगा। जैसे हम आज की क्लास लेके आए हमारे सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन की, अभी तक टोटल 11 पेपर हुए हैं। उन 11 पेपर के अंदर सेल बायो तथा सेल डिवीजन के किस टॉपिक से बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है, मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरी बात एक और बता देता हूँ, जब मैं इस क्वेश्चन को तैयार कर रहा था तो लगभग आपके सेल बायो के यहाँ पर 30 क्वेश्चन आ रखे हैं। सॉरी 30 नहीं, शायद 27 क्वेश्चन है। आपके सेकंड ग्रेड के अंदर सेल बायो तथा सेल डिवीजन वाली यूनिट से टोटल 27 क्वेश्चन आ रखे हैं। इन 27 क्वेश्चन में से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था तो एनसीईआरटी से बाहर आ रखा है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन इतने थे मतलब जो इनडायरेक्ट पूछ रखे हैं, जो आप एनसीईआरटी में नहीं पढ़ोगे, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा, उसको समझा है, तो आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हो। अब हम इस क्लास को शुरुआत करते हैं। आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर आप में जो भी डर है, अगर आप में फियर है, मैक्सिमम बच्चे होते हैं जिनकी एमएससी केमिस्ट्री में होती है या फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं, या मतलब बायो वालों को भी काफी बायो से डर होता है क्योंकि हमारे बेसिक इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए इन क्लासों को आप रेगुलर देखना। मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कहता हूँ आपको, बायो के प्रति जो आपका डर था, जो आप में फियर था, जो आपका आत्मविश्वास लो हो रखा था, वो आप में काफी उसको बूस्ट हो जाएगा वो। तो इस क्लास को आप रेगुलर देखना। मैं हमेशा डालने की मतलब हमेशा क्लास लाइव डालने की ट्राई करूंगा, मतलब प्रयास करूंगा। और तो अब अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सेकंड ग्रेड की फर्स्ट क्लास है बायोलॉजी पार्ट की। तो उससे पहले मैं हमेशा जैसे आपको बताता हूँ एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। तो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा मैक्सिमम टीचर आपको कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं होता कि स्मार्ट स्टडी कहते हैं किसको है। हमें केवल स्मार्ट स्टडी की स्पेलिंग आती है, बाकी हमें ये नहीं पता होता कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है। तो देखो बच्चों, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि जैसे सेल बायोलॉजी वाला है, अब आपको ये अनुमान लग गया कि टोटल अभी तक 11 पेपर के अंदर जो हमारे टोटल 11th पेपर हुए हैं उसमें टोटल हमारे पास 27 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए हैं बायोलॉजी के? 27 क्वेश्चन आए हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारा टॉपिक आता है सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग, वहां से कौन कौन से मतलब किस किस कोशिकांग से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो आप देखोगे कि राइबोसोम से आ रखा है, स्मूथ ईआर से आ रखा है, गोल्जी बॉडी से आ रखा है, लाइसोसोम से आ रखा है और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। अब देखो ये वाला, अब ये जो ऊपर वाले आपको चार है ना, ये तो आपको डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे, लेकिन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको वहाँ एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन नहीं मिलेगी। वहां आपको समझना पड़ता है। जब आप इसको पढ़ रहे थे तो वहां से मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये इनडायरेक्ट कैसे एनसीईआरटी के साथ में है। फिर आप देख लो, मियोसिस से आ रखा है आपके क्रॉसिंग ओवर के बारे में 3 बार पूछा है कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज के अंदर होता है। फिर ये आपको प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज के बारे में पूछा, उनकी सीक्वेंस पूछी है, सेल साइकिल के बारे में, और ये मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंट के बारे में पूछा है। फिर आपके प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंट के बारे में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। उसके बाद में आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में 2-3 क्वेश्चन यहाँ से देखो, ये 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं। साइटोस्केलेटन, जिसको हम कोशिका कंकाल बोलते हैं, वहां से भी 2 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि सेल ऑर्गेनल से अभी तक हमारे टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद मियोसिस तथा सेल डिवीजन से हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं। और उसके साथ में हमारे प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंट के ऊपर बेस हमारे एग्जाम के अंदर 3 क्वेश्चन आए अभी तक। और जब आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखोगे तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं। एक तो क्वेश्चन आया आपके यूनिपोर्ट के बारे में, जो आपके ट्रांसफर होता है, यूनिपोर्ट है, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट। उसके बाद में मेम्ब्रेन कंपोजिशन के बारे में पूछ रखा है कि प्रोटीन किस में, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है या लिपिड ज्यादा होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। उसके बाद में आपका साइटोस्केलेटन, बिल्कुल यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आ रखे हैं। 2 क्वेश्चन आ रखे हैं आपके यहाँ से भी। और फिर आपके क्रोमोसोम तथा जेनेटिक्स से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से।
और अब देखो मैंने ये भी बताया कि दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ एक पूछ रखा था कि क्रोमोसोम किससे बने होता है, तो आपको पता है कि डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और आपके सेल थ्योरी से एक क्वेश्चन आ रखा है, और ये पूछा था कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो ये आपके सेकंड ईयर वाले अभी जो एग्जाम हुआ था दिसंबर के अंदर संस्कृत एजुकेशन का, उसके अंदर पूछा था। अब ये जो 11 पेपर है ये मैंने सब के सब ले लिया, आपके टीएसपी वाले हैं या कोई संस्कृत एजुकेशन का है, स्पेशल एजुकेशन का है, जो भी है मैंने सब के सब लिए यहाँ पे। अब उसके बाद आपको इसमें ध्यान रखना है, ये नॉर्मल चीज है। तो ये आपको जो मैंने आज चार्ट बनाया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये रहा हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? ये हमारी आज की क्लास का है फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको सोल्व करो। क्वेश्चन में पूछा है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था। तो आप सबको पता है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो है वो आपके देने वाले थे बीडल और टोटम। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ही पूरा नहीं होता है। एक मिनट में देख लेता हूँ एक नंबर क्वेश्चन कहाँ है। ये 2 नंबर आ गया डायरेक्ट। चलो अपन एक नंबर क्वेश्चन को अपन सबसे लास्ट में करेंगे, अभी अपन ये स्टार्ट करते हैं ना। अब देखो यहाँ पूछ रखा है कि वन जीन मतलब वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दी थी। तो आप सबको पता है इसका आंसर, तो कि ये थ्योरी जो देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था बीडल एंड टोटम। ये आप सबको पता होगा कि बीडल और टेटम ने ये सिद्धांत दिया था। अब यहाँ एक नाम आता है बेंडा का, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बताओ बेंडा ने क्या किया था। तो आपको पता है कि बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। कौन सा टर्म दी थी इन्होंने? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बेंडा ने दिया था। वाटसन ने क्या किया था। तो आपको पता है कि जेम्स जो आपके जेम्स वाटसन थे उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स दिया था। क्या दिया था इन्होंने? डीएनए डीएनए का डबल हेलिक्स। डीएनए का जो डबल हेलिक्स जो सिद्धांत है वो आपके वाटसन ने दिया था। ये वाटसन वही है जिनकी अभी लास्ट ईयर के अभी इनकी डेथ हुई थी लास्ट ईयर के अंदर। और ये वाटसन वही है जिनका एप्स्टीन जो एप्स्टीन फाइल थी उसके अंदर इनका नाम आया था न्यूज़पेपर के अंदर। तो मतलब जब इनका नाम आया था न्यूज़पेपर में एप्स्टीन फाइल के अंदर, जस्ट उससे 15 या 20 दिन पहले इनकी डेथ हो गई थी। अब उसके बाद देखो, अब दे रखा जैकब एंड मोनार्ड। अब देखो आपने पढ़ा होगा मोल बायो के अंदर कि जैकब और मोनार्ड ने क्या दिया था? लैक ओपेरोन दिया था। क्या दिया था इन्होंने? लैक ओपेरोन दिया था जैकब और मोनार्ड। अब आपको पता है कि लैक ओपेरोन क्या होता है। तो लैक ओपेरोन क्या है? ये यूकेरियोट सॉरी यूकेरियोट के अंदर जीन रेगुलेशन का है। ये जीन रेगुलेशन इसमें ये हमें समझाता है। ये हमें जीन रेगुलेशन के बारे में, जीन रेगुलेशन के बारे में ये सिद्धांत हमें या लैक ओपेरोन में भाई जीन का रेगुलेशन कैसे होता है हमें ये इसमें पता मतलब इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, बीडल और टोटम। इन्होंने एक, अब ये जो साइंटिस्ट है बीडल और टोटम, इन्होंने एक फंगी पे कार्य किया था। उस फंगी का नाम था न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा क्रासा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि बीडल और टोटम ने वन जीन वन एंजाइम जो थ्योरी दी थी वो किस फंगी के ऊपर उन्होंने काम किया था। तो ये एक फंगस है। ये क्या है? ये एक फंगस है, ये एक फंगी है। तो ये एक फंगस है जो एस्कोमाइसीटीज के अंदर आती है, न्यूरोस्पोरा क्रासा। अब इन्होंने इसके ऊपर कार्य करते हुए इन्होंने ये सिद्धांत दिया था वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। अब देखो ये होता क्या वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। अब आपको पता है कि जीन का मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला, जैसे मैं बोल रहा हूँ जीन, तो देखो अगर मैं बोलूँ जीन या मैं बोलूँ डीएनए, दोनों ही एक बात है। जीन और डीएनए दोनों एक बात होती है। ये अब देखो इस सिद्धांत में क्या बताया गया था। इस सिद्धांत के अंदर ये बताया गया था, आपने पढ़ रखा होगा कि पहले बनता डीएनए। जैसे ये कोई डीएनए था, इस डीएनए के अंदर क्या होगा? इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। और ये जैसे हमारा आरएनए बन गया, अब इस आरएनए का क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। प्रोटीन बन जाएगा। और ये जो प्रोटीन होता है ये आगे चल के एंजाइम की तरह कार्य करता है। प्रोटीन कैसे कार्य करता है? एंजाइम की तरह कार्य करता है। अब देखो हम जीन उसको बोलेंगे इस डीएनए का वो पार्ट। अब जैसे यहाँ पर ये इस डीएनए का इतना सा पार्ट है,
ये पूरा डीएनए था। इस डीएनए का वो पार्ट जो आगे ट्रांसक्रिप्शन तथा ट्रांसलेशन में भाग ले रहा है उसको हम जीन बोलेंगे। और इस सिद्धांत में ये क्या गया, ये जो जीन वाला पार्ट है यहाँ वाला, ये जीन वाला पार्ट आगे चलकर एक स्पेसिफिक एंजाइम का निर्माण करेगा। अगर ये जीन काम नहीं करेगा तो वो स्पेसिफिक एंजाइम नहीं बनेगा। तो आया समझ में, इन्होंने ये बताया था। अब अगर जैसे अपन मानते हैं ये जीन जो है ये ए जीन है, ये ए जीन आगे चलकर ए एंजाइम का निर्माण करता है, ए एंजाइम का निर्माण करता है। अब जो ए एंजाइम है वो आगे हमारी सेल के ऊपर किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऊपर काम करता है। अब अगर इस ए जीन, इस कैपिटल ए जीन में किसी प्रकार का म्यूटेशन हो गया, अगर इस कैपिटल ए जीन में किसी प्रकार का म्यूटेशन हो गया तो ये आगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होंगे। इसका मतलब ये आगे इस कैपिटल ए जीन का ए एंजाइम नहीं बनेगा। अगर ए एंजाइम नहीं बनेगा तो सेल की मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी। तो ये समझाने के लिए पूरा जो सिद्धांत ये आपके बीडल टोटम ने दिया था। एक क्वेश्चन ये पूछ रखा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि इन्होंने किस फंगी के ऊपर कार्य करते हुए दिया था, तो न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर। और इस न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर एक थर्ड क्वेश्चन और पूछ रखा है आरपीएससी, सॉरी आरपीएससी एमपीपीएससी के अंदर। उसमें पूछ रखा था कि प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला किसे कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जेनेटिक्स के अंदर ड्रोसोफिला, तो वहां हम पढ़ते हैं ये आपके कि ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर होता है। उसी प्रकार से प्लांट किंगडम के अंदर ड्रोसोफिला किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूरोस्पोरा क्रासा को। क्योंकि जूलॉजी के अंदर जिस प्रकार से किसी एनिमल पे कार्य हुआ तो वो आपके ड्रोसोफिला के ऊपर हुआ, उसी प्रकार से प्लांट के अंदर अगर किसी पे कार्य हुआ है तो आपके ये हुआ था न्यूरोस्पोरा क्रासा। ये एक प्रकार का फंगी है। आया समझ में आपको ये, तो इसको बोलेंगे प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला, और न्यूरोस्पोरा क्रासा एस्कोमाइसिटीज का है। और अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका एक कॉमन नेम और है, इसको पिंक मोड बोलते हैं या इसको ऑरेंज मोड बोलते हैं या ब्लू मोड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो इसका हो जाएगा बीडल टोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम किससे बने होते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ी होगी न्यूक्लियोसोम थ्योरी। आपने न्यूक्लियो उससे पहले, हाँ ठीक है, आपने न्यूक्लियोसोम पढ़ा होगा, न्यूक्लियोसोम करके आपने मोलबा में पढ़ा होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और प्लस इसके साथ में होता है आपके डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन के साथ में क्या होता है, डीएनए होता है। अब देखो आपने ये भी पढ़ा होगा कि हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये टोटल आपके कुल 8 होते हैं ना, ये टोटल 8, जिसको हम हिस्टोन अष्टक बोलते हैं, ऑक्टोबर हिस्टोन बोलते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो देखो H1, H2A, सॉरी H2B और H3 और H4। अब देखो ये सब मतलब ये H2A की 2 यूनिट होगी। अगर H2A 2 है तो ये इसकी मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके 2 ये हो गए, 2 2 4, 4 4 6 और 8, ये आपके हो गए 8 हिस्टोन। अब ये जो होता है ना H1 हिस्टोन, इसको हम बोलते हैं लिंकर हिस्टोन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लिंकर हिस्टोन। और लिंकर हिस्टोन जो होता है वो न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता है। लिंकर हिस्टोन जैसे ये एक को न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, इसके बीच में जो होगा, यहां पर जो होगा बीच में, ये आपके होगा H1। तो H1 जो होता है इसको हम लिंकर स्टोन बोलेंगे। मतलब ये 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन पूछा हुआ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के अंदर कि कौन सा स्टोन लिंकर स्टोन के रूप में कार्य करता है। और एक बार किसी एग्जाम में और भी पूछा हुआ है कि इन स्टोन में से ये जो 4 प्रकार के स्टोन प्रोटीन है, 5 प्रकार के, इनमें से कौन सा स्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम का घटक नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि H1 जो होता है वो न्यूक्लियोसोम का घटक नहीं है। अब आपने पढ़ा होगा कि जैसे न्यूक्लियोसोम ऐसे बनता है, ये जैसे 4 स्टोन है, ये 4 स्टोन है, और इसके ऊपर ऐसे ये प्रोटीन ऐसे ओवरलैपिड, सॉरी डीएनए है ना, तो ये तो येलो वाला दिख रहा है, ये तो डीएनए हो जाएगा। और ये आपके स्टोन है, ये H2A, H2B, H3 और H4, एक इसके पीछे और इसकी कॉपी होगी H2A। इस प्रकार से 8 स्टोन होते हैं और डीएनए होता है। तो ये जो पूरा बना हुआ है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, तो आप देख लो क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, एक तो डीएनए होगा, दूसरा होगा हिस्टोन प्रोटीन। तो इसका राइट क्या हो जाएगा हमारे, तो क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के। प्रोटीन कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि जैसे यूकेरियोट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, क्या वैसे प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो आपका आंसर होगा कि प्रोकैरियोट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, वहां पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है,
जैसे एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछ रखा है कि इनमें से कौन से स्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन की मात्रा ज्यादा होती है, किसमें आर्जिनिन की मात्रा ज्यादा होती है, ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन सब PYQ आपके सेकंड ग्रेड के हैं। अब वापस पूछा है जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, ये क्वेश्चन 3 बार आया है सेकंड ग्रेड, 3 या 4 बार आया सेकंड ग्रेड के अंदर। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज के अंदर होता है, तो मैं इसको आपको आप देख लो, बाकी मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। अब देखो सबसे पहले बात आती है मियोसिस की, किसकी बात आती है, मियोसिस की। जब मियोसिस की बात आती है तो आपको पता है कि मियोसिस होता है 2 टाइप का, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड हमारे काम का क्या, मियोसिस फर्स्ट है मतलब हमारी सेल के काम का। मियोसिस फर्स्ट मतलब मैं हमेशा जब आपको क्लास में ट्रिक बताता हूँ, जब ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो मैं बताता हूँ कि आपको ध्यान रखना पीएम, जब मियोसिस फर्स्ट की बात आती पीएम एटी, फिर इस पीएम, फिर ये जो पी है इसको पी को और आपको आगे डिवाइड करना है एल जेड पी डी डी। ये देखो शॉर्ट में याद करने का तरीका है। अब देखो अपन मियोसिस फर्स्ट को ओपन करते हैं। मियोसिस फर्स्ट के अंदर सबसे पहले क्या होगी, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, फिर क्या होगी मेटाफेज फर्स्ट, फिर क्या होगी एनाफेज फर्स्ट, और फिर क्या होगी टीलोफेज फर्स्ट। हमारे काम की क्या है, प्रोफेज है अभी, और ये सबसे लार्जेस्ट फेज होती है क्योंकि इस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 सब स्टेज होती है। कितनी होती है, 5 प्रकार की इसमें उप अवस्थाएं होती है। कितनी होती है, 5 प्रकार की उप अवस्थाएं होती है। अब 5 कौन कौन सी देखो, सबसे पहले क्या एल, एल का मतलब होता है लेप्टोटीन, एल का मतलब क्या है, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। एल के बाद जेड, जेड का मतलब है जाइगोटीन, जेड का मतलब है जाइगोटीन। जेड के बाद क्या पी, पी का मतलब है पेकाइटिन, पी का मतलब है पेकाइटिन। पी के बाद क्या आता है, अब देखो पी के बाद 2 डी आते हैं, यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट वाला डी है उसका हो जाएगा आपके डिप्लोटीन, उसका हो जाएगा डिप्लोटीन, और जो लास्ट वाला डी है इसका हो जाएगा डाइकाइनेसिस। क्या हो जाएगा, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि प्रोफेज फर्स्ट की जो 5 सब स्टेज उनका सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस फिक्स है, इसको याद रखना। तो आपको ध्यान रखना पीएमएटी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब इस पी के आगे 5 की सब स्टेज है LZP डबल डी। एल का मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन। अब देखो आपका जो क्वेश्चन बनता है वो अमूमन यही से यही बनता है कि लेप्टोटीन के अंदर क्या क्या होता है। तो ध्यान रखना जो लेप्टोटीन आपकी होगी इसके अंदर जो क्रोमोसोम, देखो यहाँ पर मतलब प्रोफेज के अंदर, सॉरी प्रोफेज से पहले आपके जो होती है, जैसे आपके ये विश्राम फेज होती है, रेस्टिंग फेज, वहां पर तो जो क्रोमोसोम होता है वो दिखाई नहीं देता, वो ऐसे क्रोमेटिन के रूप में या धागे के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही सेल प्रोफेज के अंदर आएगी तो प्रोफेज के अंदर उसको सबसे पहले जो आएगी वो आपके आएगी लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है, जैसे ये सेल है, तो जो इस लेप्टोटीन अवस्था के अंदर ये धीरे धीरे जो क्रोमेटिड थी वो आगे क्रोमोसोम में कन्वर्ट होती है। जब वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होती है तो ये जो क्रोमोसोम है ये एक किनारे पे आके ऐसे यहाँ आके जमा हो जाते हैं। तो हमें ऐसे लगता है जैसे गुलदस्ता पड़ा है, जिसको हम बोलते हैं कि बुकेट, बुकेट स्टेज। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है वो आपको गुलदस्ते के समान दिखाई देता है, गुलदस्ते के समान दिखाई देता है, गुलदस्ते के समान, गुलदस्ते के समान क्रोमोसोम होते हैं जिसको हम बोलते हैं बुकेट स्टेज, गुलदस्ते के समान क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन पूछा अभी आगे आएगा। अब आपको पता है कि जाइगोटीन में क्या होता है, तो जाइगोटीन के अंदर सिनेप्स बनता है। क्या बनता है, सिनेप्सिस, सिनेप्स का निर्माण होता है, सिनेप्सिस का निर्माण होता है। सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं आपके, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो ऐसे पास पास में आते हैं ना। देखो सिनेप्स का मतलब ये है, जैसे ये, जैसे हमारा एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और ये फिर इधर दूसरा क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम है, सॉरी इसको बड़ा बनाता हूँ। अब जैसे ये वाला जो व्हाइट वाला क्रोमोसोम है, ये तो आप, ये अपने फादर से आया तो ये हो जाएगा 1 नंबर,
और ये जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम है ये मदर से आया, तो ये हो जाएगा आपके 1 नंबर, मतलब फादर का 1 नंबर क्रोमोसोम और मदर का 1 नंबर क्रोमोसोम, इसको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों कैसे है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब आपको पता है कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो जो फादर से 1 नंबर क्रोमोसोम आया था ये उसकी 2 क्रोमेटिड है। ये फिर मदर वाला है, तो आपको पता है कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होती है, तो ये मदर से आने वाले क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड है। अब देखो, जब क्रॉसिंग ओवर की बात आती है तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में हो गई। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो दोनों क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम उसको बोलेंगे फादर का 1 नंबर है तो मदर का भी 1 नंबर क्रोमोसोम होगा। अब जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मेरी सेल के अंदर मेरी मम्मी से अगर 1 नंबर क्रोमोसोम आया है तो मेरे पापा से भी 1 नंबर क्रोमोसोम, तो मतलब मदर का 1 नंबर फादर का 1 नंबर उसको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन फादर का 1 नंबर क्रोमोसोम और मदर का 2 नंबर क्रोमोसोम, तो वो आपस में नॉन होमोलोगस है, मतलब वो असमजात गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र नहीं है। या हम होमोलोगस क्रोमोसोम उसको भी बोलेंगे अगर इस क्रोमोसोम में यहाँ पर कुछ जीन पाई जा रही है, तो इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा मदर वाला, वहां पर इसके भी जीन पाई जाएगी ए या स्मॉल ए। मतलब कहने का मतलब इन दोनों जीन की पोजीशन सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई ए जीन यहाँ पाई जा रही है फादर के अंदर तो और मदर के अंदर यहाँ पाई जा रही है, तो ये होमोलोगस आपस में नहीं होंगे। मतलब जीन की जो पोजीशन होगी वो भी आपके क्या होगी, सेम होगी। तो कहने का मतलब जाइगोटीन के अंदर सिनेप्सिस का निर्माण होता है, ये आपके सिनेप्स बन गया। सिनेप्स किस किस के बीच बनता है? तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बनता है। अब देखो एक बार क्वेश्चन और किसी को शायद अभी इंटरव्यू में पूछा था, ये जब मेरे को फ्रेंड था अभी बॉटनी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि बाईवेलेंट तथा टेट्राइड कंडीशन कहाँ पे बनती है। मैं देखो 2 लाइन बोल रहा हूँ, बाईवेलेंट तथा टेट्राइड कंडीशन किस स्टेज में बनती है और किस स्टेज में दिखाई देती है क्लियर रूप से। तो ध्यान रखना बाईवेलेंट, तो मैं यहाँ कह रहा हूं इसी सिनेप्सिस के अंदर बाईवेलेंट कंडीशन बनती है, बाईवेलेंट या इसको मैं बोल सकता हूँ टेट्राड। क्या बोल सकता हूं मैं? टेट्राड। देखो बाईवेलेंट का मतलब होता है 2 क्रोमोसोम, बाई यानी 2, वेलेंट यानी क्रोमोसोम, मतलब बाईवेलेंट यानी 2 क्रोमोसोम। तो 2 क्रोमोसोम पास में कहाँ आए? सिनेप्स जाइगोटीन के अंदर आए। टेट्राइड का मतलब होता है क्रोमेटिड, टेट्राइड यानी 4। तो यहाँ पर आपको टोटल कितनी दिख रही है? 4 क्रोमेटिड है ना, 2 क्रोमोसोम, हम बोलेंगे बाईवेलेंट कंडीशन। टेट्राड कंडीशन मतलब 4 क्रोमेटिड साथ साथ में आपको दिखाई दे रही है। तो ये बनती तो कहां पर? आपके जाइगोटीन में ये बनती है, लेकिन दिखाई कहां देगी? दिखाई आपको ये देगी जाके आगे पेकाइटिन में, आपको ये क्लियर रूप से दिखाई देगा कि बाईवेलेंट तथा टेट्राड कंडीशन में क्रोमोसोम पाया जा रहा है। अब आपको पता है कि पेकाइटिन में क्या होता है, तो आप सबके रटा हुआ है कि पेकाइटिन के अंदर जीन विनिमय होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है। अब आपको ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर किस किस के बीच में होता है। तो आप देखो एक ही क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमेटिड है इसको मैं बोलूंगा सिस्टर क्रोमेटिड, और 2 अलग अलग क्रोमोसोम की जो ये क्रोमेटिड इसको मैं बोलूंगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो आपको इतना तो पता है कि क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होगा, लेकिन फिर हम वहां कंफ्यूज होते हैं कि नॉन सिस्टर या सिस्टर क्रोमेटिड। तो ध्यान रखना क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। एक क्रोमेटिड होगी फादर की, एक क्रोमेटिड होगी मदर की। आया समझ में यहाँ तक? तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है आपके, ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ ना, होमोलोगस क्रोमोसोम संजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। आया समझ में यहाँ पर? यहाँ तक आपको ठीक है। उसके बाद आती है डिप्लोटिन। अब देखो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होगा ना, जैसे यहाँ पर एक क्रोमोसोम ये है, एक इसकी सॉरी एक ये क्रोमोसोम, इसकी ये क्रोमेटिड और इसकी ये क्रोमेटिड, यहाँ पर इधर ये क्रोमोसोम है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है ना कि दोनों क्रोमोसोम का ऐसे आपस में क्रॉस करना, यही होता है ना क्रॉसिंग ओवर। अब जहां पर ये दोनों क्रोमेटिड आपस में मेल कर रही है, एक क्रॉस कर रही है, वहां पर इस प्रकार से एक नोड्यूल का निर्माण होता है, इस प्रकार से एक गांठ बनती है। इसको हम बोलते हैं क्याजमेटा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्याजमेटा, इसको हम बोलेंगे कियाजमेटा, कियाजमेटा या कियाजमा, जो भी आप बोलो, कियाजमेटा। इसको हम बोलते हैं क्याजमा या रिकॉम्बिनेट नोडुल भी इसको हम बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन वापस दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्याजमेटा का फॉर्मेशन या रिकॉम्बिनेट नोडुल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो फॉर्मेशन होता है डिप्लोटिन के अंदर,
लेकिन क्लियर रूप से दिखाई कहाँ पे देती है, तो आपको पता है कि जहां फॉर्मेशन होता है उसे अगले वाली स्टेज में दिखाई देगा, तो आपके दिखाई देता है ये डाई काइनेसिस के अंदर। तो ये हो गया आपके इसके अंदर। अब दूसरा डाई काइनेसिस में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर आपके जो क्याज मेटा है, ये जो क्याज मेटा है या जो क्याज मेटा, ये आपको क्लियर रूप से दिखाई देते हैं, मतलब सीन होते हैं, सीन क्लियर रूप से दिखाई देते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इस डाई काइनेसिस के अंदर दिखाई देता है। दूसरा ये जो क्याज मेटा यहाँ पे बना है, ये जो क्याज मेटा बना ये धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाएगा ना, ये धीरे धीरे, एक मिनट, ये जो क्याज मेटा बना ये धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे ये ऐसे ऊपर जाएगा। तो उसके बाद न्यू कंडीशन हमारे सामने ये बनेगी, जैसे ये कोई हमारे क्रोमोसोम थे, ये जैसे ये फादर वाला क्रोमोसोम और ये इधर मदर वाला क्रोमोसोम। अब ये धीरे धीरे क्याज मेटा यहाँ तक आ जाएंगे, ऊपर है ना। तो पहले ये क्याज मेटा यहाँ पे थे, फिर धीरे धीरे क्रोमोसोम क्याज मेटा जो है वो क्रोमेटिड के टर्मिनल पार्ट पे गई है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, डाई काइनेसिस के अंदर क्याज मेटा जो होते हैं वो टर्मिनल पार्ट की ओर जाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर टर्मिनाइजेशन होता है। क्या होता है, टर्मिनाइजेशन होता है। एक ये होता है। दूसरा क्या होता है, डाई काइनेसिस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो यहाँ से हट जाती है, मतलब उस सेल के, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है ना, उस सेल के चारों ओर जो सेल मेम्ब्रेन थी, सॉरी सेल में मैं भूल से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए के अंदर है, सॉरी केंद्रक के अंदर है। तो यहाँ पर डाई काइनेसिस के अंदर क्या 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 होता है, तो डाई काइनेसिस के अंदर एक तो आपके होता है अंतरीकरण, इसको हम बोलेंगे टर्मिनाइजेशन, 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 उपांतीकरण। मतलब इसके ये ऐसे जो क्याज मेटा होता है वो इसके टर्मिनल पार्ट पे जाते हैं। इसका हिंदी एक बार देख लेना आप, है ना। अब दूसरा इसमें क्या होगा, तो इसमें दूसरा होता है जो क्याज मेटा दिखाई देते हैं, एक और होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो केंद्रक आवरण होता है, केंद्रक आवरण, जो केंद्रक आवरण होता है वो हट जाता है या वो टूट जाता है, केंद्रक आवरण नष्ट हो जाता है। मतलब न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो यहाँ से हट जाता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन दो आंसर बताना। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कहाँ पे होता है और क्रोमेटिड का सेपरेशन कहाँ पे होता है। वापस सुनना क्वेश्चन, मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम का सेपरेशन कहाँ पे होता है, मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम का सेपरेशन कहाँ पे होता है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये क्रोमोसोम का सेपरेशन, और मेरा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि मियोसिस के दौरान या माइटोसिस के दौरान क्रोमेटिड का सेपरेशन कहाँ पे होता है। इन दो क्वेश्चन के आंसर, अगर आपको ये टॉपिक आपने थ्योरी में अच्छे से पढ़ा है तो इसके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना। तो अब यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। एक बार अपन इसको वापस देख लेते हैं। तो मियोसिस के दो प्रकार के, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड माइटोसिस के समान होता है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर 4 सब स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, टीलोफेज। इस प्रोफेज की 5 सब स्टेज होती है। प्रोफेज सबसे लंबी और लार्जेस्ट स्टेज होती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसकी सीक्वेंस के बारे में पूछा हुआ है। अब ये ध्यान रखना लेप्टोटीन में क्या होता है, तो लेप्टोटीन में क्रोमोसोम जो होता है जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो इसे गुलदस्ते के समान दिखाई देते हैं, मतलब बुकेट स्टेज बोलते हैं इसको, इसलिए इसको बोलते हैं बुकेट स्टेज, क्रोमोसोम की बुकेट स्टेज। दूसरा उसके बाद में जाइगोटीन आती है। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्स का निर्माण होता है। सिनेप्स किस किस के बीच में बनेगा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बनता है। और इसमें जब दो क्रोमोसोम पास में आते हैं तो उसको हम बाईवेलेंट या उसको हम टेट्राड कंडीशन बोलते हैं। फिर अगला हो जाएगा आपके पेकाइटिन में क्या होगा, क्रोमोसोम धीरे धीरे पास में आ गए, अब इनके बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस किस के बीच में होता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। तीसरा होता है आपके, उसके बाद अगली स्टेज आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, यहाँ पर क्याज मेटा, तो यहाँ पर क्याज मेटा का निर्माण होता है। जो क्याज मेटा होता है वो इस प्रकार, ये जो नोडुल बनता है इसको बोलेंगे क्याज मेटा। यहाँ पर क्याज मेटा का निर्माण हुआ, हमें कहाँ जाके दिखेगा, तो ये दिखेगा डाइकाइनेसिस के अंदर। और क्या होता है डाइकाइनेसिस में, और होता है आपके ये क्याज मेटा धीरे धीरे इस क्रोमेटिड के टर्मिनल या इसके किनारे की ओर जाता है, उसको हम बोलेंगे टर्मिनाइलेशन। और फिर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो उसके चारों ओर जो आवरण होता है वो हट जाता है। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, इसका तो सिंपल क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर आपके होता है पेकाइटिन के अंदर। हमने अभी पढ़ा था ना कि क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन के अंदर होता है। कहाँ होता है, क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन में होता है। क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन में होता है। आया समझ में आपको यहाँ तक।
अब आप, अभी मैंने आपको बता दिया डिप्लोटीन में क्या क्या होता है, डाइकाइनेसिस में क्या क्या होता है, लेप्टोटीन में क्या होता है। लेप्टोटीन हमारी बुकेट स्टेज थी, क्रोमोसोम गुलदस्ते के समान थे। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट रही थी, क्याज उसके टर्मिनल पार्ट की ओर जा रहा था और हमें क्याज वहां क्लियर रूप से दिखाई दे रहा था। डिप्लोटीन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, तो डिप्लोटीन के अंदर, हाँ डिप्लोट हमने पढ़ा था, यहाँ पर क्याज का फॉर्मेशन होता है। अगले क्वेश्चन को सोल्व करो आप। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ना, सही का पूछा है। तो फर्स्ट है कि सभी जीवों की कोशिका में सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। क्या सभी जीवों की कोशिका में सुव्यवस्थित केंद्रक होता है? जीवों का मतलब यहाँ पर बात हो रही है प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल, या बात हो रही है यूके, मतलब अब हो सकता है वो सेल प्रोकैरियोटिक हो सकता है वो सेल कैसी हो, यूकैरियोटिक सेल हो। इसका मतलब दो सेल है। क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सुव्यवस्थित केंद्रक होता है? तो आपका आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल में सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है। पादप एवं जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। हाँ, पादप में प्लांट की सेल के अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन जंतु की, एनिमल की सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये स्टेटमेंट भी गलत है। प्रोकैरियोट्स में झिल्ली बंधित कोशिकांग नहीं होते हैं, मतलब ये कह रहा है कि प्रोकैरियोट लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल। हाँ, ये बात सही है कि हमने कई बार ये रट रखा होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कि उसके जो सेल ऑर्गेनल के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है ना, ये स्टेटमेंट सही है। फिर इसने कहा कि नई कोशिकाएं निर्जीव पदार्थों से बनती है। न्यू सेल आर फॉर्मेड फ्रॉम ए बायोटिक मटेरियल। नहीं है, हमने पढ़ा था रुडोल्फ विर्चो ओमनी सेलुला ई सेलुला, उसमें उन्होंने बताया था कि जो नई वाली सेल बनेगी वो पूर्व स्थित जो लिविंग सेल होगी उससे ही नई सेल बनेगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो पूछा गया था करेक्ट कौन सा, तो सही कौन सा हो जाएगा, आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, केंद्रक, बैक्टीरिया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता है कि डीएनए आपके राइबोसोम के अंदर नहीं पाया जाता है, बाकी सब में डीएनए पाया जाता है। अब मैं यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से कोशिकांग होते हैं उसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, मतलब दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो दोहरी झिल्ली की बात आती है, हम लोग वहां फिर कंफ्यूज हो जाते हैं किस किस में नहीं है। तो ध्यान रखना, दोहरी झिल्ली आपके एक तो पाई जाती है केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर, दूसरी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तीसरी पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब मुझे बताओ क्या इन तीनों के अंदर डीएनए पाया जा रहा है? तो हमें पता है कि केंद्र के अंदर भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, उसके साथ में क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। इसका मतलब जिन जिन कोशिकांग के अंदर, जिन जिन सेल ऑर्गेनल के अंदर डीएनए पाया जाता है उन सभी के अंदर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यही हुआ ना। देखो ये याद करने का एक तरीका लॉजिक है कि जिन जिन कोशिकांग के अंदर डीएनए पाया जाता है, जिन जिन कोशिकांग के अंदर डीएनए पाया जाता है उन सभी के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्योंकि डीएनए एक इम्पोर्टेंट है। डीएनए मतलब एक इम्पोर्टेंट है ना, किसी भी सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, उसका डीएनए है। तो इसलिए डीएनए जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे हमारे घरों में पैसे होते हैं, हम वो जाके हमारी मतलब उसको सबसे अंदर रखते हैं, मतलब उसके चारों ओर कई प्रकार के आवरण होते हैं। उसी प्रकार से सेल का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो उसका डीएनए होता है। तो इसलिए तो जिनमें डीएनए पाया जाता है उन सभी के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो आपके ये हो गए ना न्यूक्लियस, बैक्टीरिया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइबोसोम में नहीं होती है। ये देखो ये वापिस आ गया आपके सेल डिवीजन से। अब अगर यहाँ पर किसी को क्रॉसिंग ओवर के बारे में पता है कि क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर दोगे। प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्थाओं का संबंधित घटनाओं से मिलान कीजिए। क्या पूछा है? अच्छा ठीक है, अभी मैंने आपको पूरा बताया था। अब आप देखो, अब जैसे आप लोग भूल गए, तो क्रॉसिंग ओवर सबको याद होता है, तो आप ध्यान रखो क्रॉसिंग ओवर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ना क्रॉसिंग ओवर। आपको पता है क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा, पेकाइटिन के अंदर होता है। तो इसको आप मिला दो पेकाइटिन के साथ में, ये हमने मिला दी पेकाइटिन के साथ में। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सोल्व हो रहा है, अगर किसी को इतना भी आता है तो भी सोल्व हो जाएगा। इसका मतलब ए का हो जाएगा 2 नंबर, यहाँ पर ये आपका नहीं होगा क्योंकि ए का 1 नंबर है, यहाँ पर ए का 2 नंबर है, यहाँ पर ये नहीं होगा, और यहाँ पर ए का, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं ना। फिर उसके बाद आगे चलो, फिर हमें पता है कि सिनेप्सिस का जो निर्माण होता है वो जाइगोटीन के अंदर हो रहा था। कहाँ हो रहा था? जाइगोटीन के अंदर। आप एक बात नोट कर रहे हो कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता था, उस एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन 50% सोल्व हो गया है।
फिर अगला आता है कि सिनेप्सिस का, तो आपको पता है कि सिनेप्सिस का निर्माण आपके होता है जाइगोटीन के अंदर होता है। तो बी का हो जाएगा आपके 4 नंबर। तो बी का 4 कहाँ आ रहा है? बी का 4 यहाँ भी आ रहा है, और बी का 4 यहाँ नहीं है, यहाँ 3 आ रहा है, तो हमारा बी का 4 होगा। तो अब आपको दो चीजें पता थी, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हम आगे और देख लेते हैं अभी। और उसके बाद ये रखा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? मैंने कहा था कि डिप्लोटीन के अंदर क्याज्मा का फॉर्मेशन होता है। मैंने बताया था ना आपको, डिप्लोटीन के अंदर क्याज्मा का फॉर्मेशन होता है। तो डिप्लोटीन कहाँ गया? डिप्लोटीन ये आपके क्याज्मा का फॉर्मेशन हो गया। तो सी का हो जाएगा 1 नंबर, ये सी का 1 नंबर। उसके बाद है डी का 3rd नंबर। हमने कहा था कि डाइकाइनेसिस के अंदर जो केंद्रक आवरण होता है वो उसका अपघटन होता है, उसका विघटन हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तो डाइकाइनेसिस हो जाएगा 3 नंबर। तो हमारा राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। ये लो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इसने सेल साइकिल के बारे में पूछा है। ये आपने सेल्स पढ़ा होगा, आपने सेल साइकिल के बारे में खूब पढ़ा होगा, आपने इसको रटा होगा पूरा। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक तो पाई जाएगी, जैसे मैं इसको बना देता हूँ। ये बाहर वाली होगी G0, उसके बाद G1, उसके बाद S, उसके बाद हमारी ये हो जाती है, यहाँ इसको कर लो G2, और G2 के बाद होती है M फेज। इसने क्या पूछा है? सेल साइकिल के बारे में पूछा है ना, तो ध्यान रखो G1S G2M2, ये इसका सही हो जाएगा। ये G1 पहले होती है, उसके बाद S आती है, उसके बाद G2 आती है, उसके बाद M आती है। अब आपको पता है कि G1 में क्या होता है, S में क्या होता है। अब यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, डीएनए की सिंथेसिस कहाँ ज्यादा किस फेज में होती है? तो रेस्टिंग फेज के अंदर, विश्राम अवस्था के अंदर जो S फेज होती है, S से सिंथेसिस, S से डीएनए सिंथेसिस। करो इसको सोल्व वापस से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जिसने नहीं पढ़ा वो भी सोल्व कर सकता है, हर कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी। कि इसने पूछा एटीएस राइबोसोम की 2 उप इकाई मतलब सब यूनिट कौन कौन सी है। क्या पूछा है? एटीएस राइबोसोम की 2 सब यूनिट कौन कौन सी है। तो जिनको आता है वो देख लो, मैं बता देता हूँ। जब राइबोसोम की बात आती है, जब बात आती है राइबोसोम की, तो आपको पता है कि राइबोसोम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है सेल के आधार। एक तो आपके ये होता है 70S, और दूसरा आपके होता है 80S। कौन सा होता है? 80S राइबोसोम। अब ये भी पता है कि जो 70S होता है ये तो पाया जाता है प्रोकैरियोट के अंदर, ये तो पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। और जो 80S राइबोसोम होता है ये पाया जाता है यूकेरियोट्स के। किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है यूकेरियोट्स के अंदर। अब इसको हम आगे और क्लासिफाई करेंगे। तो जो 70S है इसको हम आगे डिवाइड करेंगे। तो ये आपके 70S राइबोसोम आगे डिवाइड करेंगे। ये एक तो इसमें होगी स्मॉल सब यूनिट, मतलब इसकी छोटी उप इकाई, और दूसरी इसकी होती है लार्ज सब यूनिट, इसकी बड़ी उप इकाई, लार्ज सब यूनिट। अब जब मैं 80S को डिवाइड करूंगा तो ये भी आपके एक तो हो जाएगा स्मॉल सब यूनिट, मतलब छोटी उप इकाई, और दूसरी इसकी हो जाएगी आपके लार्ज सब यूनिट। क्या हो जाएगी? लार्ज सब यूनिट। अब इसकी स्मॉल सब यूनिट आपको पता है 70S की स्मॉल सब यूनिट होती है 30S, और इसकी ये हो जाएगी आपकी 50S। कौन सी हो जाती है? 50S। उसके बाद इसकी जो भाई जैसे यूकेरियोट के अंदर स्मॉल हो जाएगी 40S, और इस इधर इसकी लार्ज हो जाएगी आपके 60S। तो हमारा ये क्वेश्चन तो यहाँ पे जाके सोल्व हो रहा है। इसने पूछा 80S राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट है, तो आपके इसका हो जाएगा दो, ये बी सही हो जाएगा। लेकिन इससे आगे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या आएगा, आप ये देखो। अब देखो इससे आगे वाला क्वेश्चन क्या, अब वो आपको यहाँ से पूछ सकता है कि इसके अंदर कौन सा आरएनए पाया जाता है। तो ये जो 30S जो सब यूनिट होती है प्रोकैरियोट की, इसके अंदर आपके पाया जाता है 16SR आरएनए। कौन सा पाया जाता है? 16SR आरएनए पाया जाता है। जो इसकी लार्ज सब यूनिट होती है इसके अंदर आपके पाया जाता है, एक तो पाया जाता है 23SR आरएनए, 23SR आरएनए। दूसरा इसके साथ में पाया जाता है 5SR आरएनए। कौन सा पाया जाता है? 5SR आरएनए। जब बात आती है यूकेरियोटिक सेल की, तो यूकेरियोटिक सेल की स्मॉल सब यूनिट में पाया जाता है 18SR आरएनए, 18SR आरएनए, 18SR आरएनए। और जब बात आती है आपकी इसकी लार्ज सब यूनिट की, तो यहाँ पर 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। एक आपके इसके अंदर होगा 28SR आरएनए, 28SR आरएनए, 28SR आरएनए।
दूसरा इसके अंदर पाया जाता है आपके 5.8 एस आर आर एन ए, 5.8 एस आर आर एन ए, और थर्ड इसमें पाया जाता है आपके 5 एस आर आर एन ए। अब जब मैंने फर्स्ट ग्रेड की क्लास में मैंने वहां पे उनको बताया था कि इसके अंदर आर आर एन ए के साथ में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जैसे यहाँ 34 होते हैं, यहाँ 21 होते हैं, इधर यहाँ पर आपके यहाँ पर प्रोटीन होंगे 34, यहाँ होंगे 21 प्रोटीन, और यूकेरियोट के अंदर लार्ज सब यूनिट में होते हैं 49 प्रोटीन, इधर होते हैं 33 प्रोटीन। तो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेकंड ग्रेड के अंदर, ये जो फर्स्ट ग्रेड क्लास मैंने वहां पे बताया था, तो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ये। अब देखो दूसरी बात, अब यहाँ से दो क्वेश्चन और बनेगी, दो नहीं तीन क्वेश्चन, ध्यान रखना मैं एक ही क्वेश्चन से आपको 5-5, 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, उसने ऊपर से पूछ लिया, ऊपर ऊपर से, अब वो इसको आगे और भी डेप्थ में ले जा सकता है। तो उसने अगला क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ रखा है कि प्रोकैरियोट के अंदर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर टोटल कितने प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, काउंट करो 1 2 3। तो प्रोकैरियोट के अंदर टोटल 4 प्रकार के, सॉरी, प्रोकैरियोट के अंदर टोटल 3 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के एग्जाम के अंदर, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन और कितने मतलब बड़े लेवल के एग्जाम पूछा जा रहा है। उसने पूछा यूकेरियोट के अंदर टोटल कितने प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि यूकेरियोट में टोटल 4 प्रकार के आरआरएनए होते हैं। तो यूकेरियोट में होते हैं 4 प्रकार के आरआरएनए, ठीक है। अब आप लोग हमेशा पढ़ते हो कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, कभी सोचा कि क्यों होती है? इसको रटो मत ऐसे कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है, वहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। लेकिन कभी सोचा कि राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहते हैं? हम लोग उसको रट के बैठे हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? तो आप कहोगे सर साइटोप्लाज्म में होता है। मैं आपको पूछता हूँ कि आपकी ईटीएस कहाँ चलेगी? तो आप कहोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे चलेगी। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में क्यों हो रहा है? ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में क्यों हो रही है? क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्यों हो रही है? तो उसका आंसर होता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम साइटोप्लाज्म में होते हैं, ईटीएस के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, और क्रेब्स साइकिल के एंजाइम जो होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होते हैं। तो जिस प्रोसेस के जहां पे एंजाइम होंगे वो प्रोसेस वहां पर होगी। जब आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो वहां पर प्रोटीन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण किया जाता है। भाई प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा? भाई धीरे धीरे, भाई प्रोटीन में क्या होता है, एक से अधिक एमिनो एसिड होते हैं। अब उन एमिनो एसिड को आपस में कैसे आप जोड़ोगे? तो आपको पता है कि उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो वो एंजाइम पाया जाता है राइबोसोम के अंदर। वापिस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड और लैब असिस्टेंट, इन तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कि जब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, कहने का मतलब जब ट्रांसलेशन हो रहा है, कहने का मतलब अनुवादन हो रहा हो, मतलब ट्रांसलेशन हो रहा हो, उस समय प्रोकैरियोटिक सेल में जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वहां पर कौन सा एंजाइम उस पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा या प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है? तो आपको पता है कि जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात आएगी तो वहां पे आपके जो एंजाइम हेल्प करेगा वो करेगा 23SRRNA। कौन सा हेल्प करेगा? 23SRRNA। अब बात आती है कि हमारे अंदर, हम यूकेरियोटिक है, हमारी सेल के अंदर जब प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, प्रोटीन के बीच में एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम कौन करेगा? तो यूकेरियोटिक सेल में काम करेगा 28SRRNA, और इन एंजाइम का नाम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो है ना, इसको हम बोलेंगे पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी, ये एक एंजाइम है। देखो मैंने कहा ना, आपको पता है एंजाइम के पीछे ए जाता है, ए एस आता है, तो ये एक एंजाइम है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कुछ एंजाइम आरएनए भी होते हैं। उसमें एक एग्जांपल आता है आपके राइबोजाइम का आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा। उसके अलावा 2 एग्जांपल और आते हैं। ये आरआरएनए है ना, ये आरएनए है, लेकिन ये एंजाइम की तरह कार्य कर रहा है। और किस तरह? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन आप कवर हुए? सब यूनिट
कौन कौन सी, ये इसके बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, अब पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपको पूछेगा प्रोकैरियोटिक के अंदर पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एक्टिविटी किस आरएनए के अंदर है, यूकेरियोट के अंदर किसके अंदर है ये। और हाँ, एक बात और, अभी जो आपके 2020 वाला एग्जाम था प्रोफेसर का, वहां क्वेश्चन क्या पूछा, देखो आप, कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा था कि पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, क्वेश्चन केवल इतना था कि पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी, ठीक है, हमें पता है कि 23S के अंदर भी होती है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी और 28S में भी होती है। क्वेश्चन पूछा कि पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी जो होती है वो राइबोसोम की किस सब यूनिट के अंदर होती है। तो आपको पता है कि प्रोकैरियोट के अंदर भी लार्ज सब यूनिट के अंदर है और यूकेरियोट के अंदर भी आपके लार्ज सब यूनिट के अंदर है। तो इतने क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आ रखे, अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आया समझ में। एक क्वेश्चन और भी आता है कि राइबोसोम को आपस में जोड़ने के लिए या राइबोसोम की सब यूनिट को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा तत्व काम आता है, तो मैग्नीशियम काम आता है। ये सब आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, अब जो नहीं पढ़ा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये सब क्वेश्चन आ रखे, आप ये मत सोचना कि इतना डेप्थ नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं, इनको दिक्कत ही है हमारी। ये सब नॉर्मल चीजें यहाँ से। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तो इस भाई ने बिल्कुल नॉर्मल पूछा था एटीएस का, लेकिन मैंने आपको पूरा खोल के बता दिया इसको। अगले क्वेश्चन को, ये लो वापिस आ गया उसी स्लाइड से जहां से हमने सोल्व किया था आपके ये सेल डिवीजन वाला। अब अगर किसी को पता है कि जीन विनिमय का मतलब भी क्रॉसिंग ओवर है, इसकी इंग्लिश साफ नहीं आई है, तो मुझे तो पता है कि जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर, और मुझे ये भी पता है और आपको भी पता है कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है, सॉरी, आपको ये भी पता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो होता है पेक्टाइटिन के अंदर। इसका मतलब ए का हो जाएगा 3 नंबर, यहाँ पर ए का 4 नंबर, ये भी गलत है, ए का 1 ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया। हमें एक ही बात आ रही थी यहाँ पे, फिर भी हम सोल्व करते हैं। उसके बाद देखो फिर लेप्टोटिन, लेप्टोटिन कहाँ आती है, सबसे पहले आती है। तो हमें ट्रिक ये थी ना, LZPDD, मैंने कहा था कि सबसे पहले आती है लेप्टोटिन। लेप्टोटिन के अंदर हमारा क्रोमोसोम गुलदस्ता बनता है, मतलब एक जैसे गुलदस्ता होता है उसी प्रकार से। तो जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, सबसे पहले उसको हम क्या देते हैं, सबसे पहले हम गुलदस्ता देते हैं ना। तो आप भी ऐसे याद कर लो कि सबसे पहले आती है लेप्टोटिन, जो सबसे पहले आएगी उसमें क्रोमोसोम गुलदस्ते के रूप में उसका स्वागत करेगा। तो आप इसको देख लो, लेप्टोटिन क्या काम करेगी, लेप्टोटिन में गुणसूत्र गुलदस्ते की तरह व्यवस्थित, बी का हो जाएगा 4 नंबर। फिर डाइकाइनेसिस सबसे लास्ट वाली है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर क्याज जो होते हैं वो टर्मिनलाइजेशन होते हैं। और जाइगोटिन आपको पता है, ये समजात गुणसूत्रों के बीच में युग्मन होता है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम का सिनेप्सिस होता है। तो राइट हो जाएगा बी। आया समझ में, बिल्कुल सिंपल है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये वापस पूछा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने वापस से। क्वेश्चन ये पूछा है कि कोशिकांग तथा उनके कार्यों को मिलाना आपको। मुझे इसमें आ रहा है केवल एक, अभी राइबोसोम का मैंने तो अभी बताया था। अब देखो राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्यों करता है मैंने अभी आपको बताया, रटना नहीं है। उसके बाद मुझे पता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण करती है। उसके बाद आपके आ रहा है, और आपको पता है कि लाइसोसोम जो होता है वो प्रोटीन तथा कार्ब मतलब पाचन से संबंधित है, जिसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं, ये इसमें पाचन का कार्य करता है। पीछे हमारा बचा गोल्जी बॉडी, ये काम करेगा ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन। ये मैं आपको जस्ट आगे समझाऊंगा। ये दो है ना, लाइसोसोम का कार्य और आपके गोल्जी बॉडी का कार्य, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो ये आप इसको अब मिलान कर दो, ए का हो जाएगा 3 नंबर, यहाँ पर भी नहीं है ए का 3, यहाँ पर भी नहीं, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब लाइसोसोम का कार्य क्या है, लाइसोसोम का 4 नंबर, बी का 4 नंबर, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही हो जाएगा बी। आया समझ में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सोल्व कर दोगे। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। अब आप सबको पता है कि लाइसोसोम में, अभी मैं आपको बताऊंगा, हमने ये पीछे पढ़ा था ना यहाँ पे कि ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का पाचन। अब आपको यहाँ पे समझ आएगा, एक बार आप खुद पढ़ो, उसके बाद मैं ये आपको सोल्व कराता हूँ कि लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। अब इधर देखो, ये जो एंजाइम है ना ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ये मैं बता देता हूँ, ये आपके पाए जाते हैं परऑक्सीसोम के अंदर, परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम के साथ ये पाया जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन क्वेश्चन में हमें किसके बारे में पूछा है, क्वेश्चन तो हमें पूछ रहा है कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम होता है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, यही नहीं।
ये तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो आपके ऑक्सीडेशन के अंदर हेल्प करते हो, ये तो आपके परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में काम आते हैं। लेकिन लाइसोसोम के बारे में पूछा है, अब इसका आंसर तो हो जाएगा ये भी है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लेकिन सोचो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता क्या है। अब बात यहाँ आई है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की। किसकी बात आई है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नाम से पता पड़ रहा हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रो का मतलब होता है पानी की नीड। ऐसा एंजाइम जो किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए पानी को काम में लेता है उसको बोलेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जैसे मेरे पास अब, तो मतलब मैं कह सकता हूं इस एंजाइम को काम करने के लिए किसकी नीड होती है? वाटर की नीड होती है। तो ऐसे एंजाइम जो किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए, मतलब बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए अगर पानी की वो पानी को उपयोग में लेते हैं उसको बोलेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब ये देखो, तो इसका मतलब ये इनको पानी की नीड होती है। अब ये कैसे करते हैं, इनका काम क्या है? तो देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कई प्रकार के होते हैं। अब इनके जैसे एग्जांपल, एक इसका एग्जांपल आता प्रोटीएज। क्या आता है एग्जांपल? प्रोटीएज। प्रोटीएज। इसके अलावा एक एग्जाम और है, जैसे न्यूक्लिएज है, न्यूक्लिएज है। इसके अलावा लाइपेज है, लाइपेज है। ग्लाइकोसाइडेज है, ग्लाइकोसाइडेज है। ये सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के एग्जांपल है। अब देखो पहला एग्जांपल है एंजाइम प्रोटीएज है। अब मेरे पास कोई बड़ा प्रोटीन है, मेरे पास कोई प्रोटीन है। अब आपको पता है कि प्रोटीन जो बनता है वो आपके कई सारे एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। इसका मतलब जब मैं प्रोटीन को तोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या बनेंगे हमारे पास? एमिनो एसिड। जब मैं प्रोटीन को तोड़ूंगा तो एमिनो एसिड निकलेंगे। प्रोटीन को कौन तोड़ेगा? तो प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा प्रोटीज एंजाइम। उसके बाद अगर मेरे पास लिपिड है, मेरे पास क्या है? लिपिड है। अब जब मैं लिपिड को तोड़ूंगा तो लिपिड को तोड़ने से आपका एक तो बनता है फैटी एसिड, वसीय अम्ल बनते हैं, उसके साथ में बनता है ग्लिसरॉल। क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। लेकिन तोड़ेगा कौन? तो ये काम करेगा आपके लाइपेज। कौन काम करेगा? लिपिड को तोड़ने का काम करता है आपके लाइपेज। अब उसके बाद कुछ और भी है, जैसे आपकी सेल के अंदर, जैसे आपने गेहूं की रोटी खाई है, अब मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट, आपने चावल खा लिया, उसका पाचन करना है। तो जैसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब अगर आपको कार्बोहाइड्रेट तोड़ना है तो जब आप कार्बोहाइड्रेट को तोड़ोगे, जब हम, तो ये आपको क्या क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट से आपके सिंपल कार्ब बन जाएगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। मतलब जैसे यहाँ पर कोई कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े अणु थे, आपने उसको तोड़ा, कौन तोड़ेगा? तो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है, ये इसको तोड़ने का काम करेगा, ये बन गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे आपके पास डीएनए है, आपके पास आपकी सेल में डीएनए या आरएनए को तोड़ना है, तो आपको पता होगा कि डीएनए और आरएनए जो होता है वो कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर डीएनए तथा आरएनए का निर्माण करते हैं। लेकिन तोड़ने का काम कौन करेगा? तो न्यूक्लियस को तोड़ने का, तो न्यूक्लियस एंजाइम ये इसको तोड़ने का कार्य करेगा। अब आपको ये समझ में आया होगा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड का पाचन कौन करेगा? लाइसोसोम। कैसे करेगा? ये ऐसे कर रहा है इन एंजाइम को काम में लेके। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और प्लांट की तुलना में एनिमल सेल में लाइसोसोम ज्यादा डेवलप होते हैं, प्लांट सेल में कम डेवलप होते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब ये भी होता है, मैक्सिमम बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। इसको हम इसलिए कहते हैं, जैसे ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, ये इस सेल का न्यूक्लियस है, यहाँ पे इस सेल का ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसका प्लास्ट, मतलब इसके अंदर ये इसका ईआर है, ये इसकी गोल्जी बॉडी है, और यहाँ पर पाया जा रहा लाइसोसोम। अब हुआ क्या? धीरे 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 सेल वृद्धि कर रही थी, धीरे धीरे इस सेल का गोल्जी बॉडी, अब मान ली सेल का माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? नष्ट हो गया, मतलब ये डैमेज हो गया। अब ये कुछ काम का नहीं, ये इसके अंदर ऐसे एज कचरा बन गया, मतलब कुछ काम का नहीं है। तब लाइसोसोम क्या करेगा? ये इस माइटोकॉन्ड्रिया को, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाकर अपने एंजाइम को बाहर निकालेगा, एंजाइम को बाहर निकालकर इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपने अंदर लेके इसको पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। कहने का मतलब लाइसोसोम जिस सेल में खुद रह रहा है उसी सेल के दूसरी कोशिकाओं को या दूसरी कोशिकाओं को नष्ट कर रहा है। इसलिए हम बोलते हैं आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग। और ये होना भी जरूरी, अगर लाइसोसोम ऐसा कार्य नहीं करता, अगर यहाँ पर जैसे ये कोई सेल है, अब सेल की डेथ हो गई है, यहाँ पर कोई टिश्यू था, सेल थी, वो डैमेज हो गई है, हमारे काम की नहीं है। अगर लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट नहीं करता, अगर यहाँ पर ये लाइसोसोम नहीं होता तो क्या होता? इस सेल के अंदर
कचरा बढ़ जाता, मतलब मरी हुई सेल की संख्या बढ़ जाती, तो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ता, वायरस का इन्फेक्शन बढ़ता, ये सब हमें बीमारियां हो जाती। इसलिए लाइसोसोम का होना भी हमारी बॉडी में जरूरी है। तो आया समझ में? इसको आत्मघाती थैली इसलिए बोलते हैं कि ये अपने ही सेल की कोशिकाओं को नष्ट करता है। जब वो नष्ट होते तब, अब जैसे कोई कोशिका एकदम हेल्दी है, स्वस्थ है, काम कर रहा है, तो उसको नष्ट नहीं करेगा। लेकिन किसी की डेथ हो गई है, वो हमारे काम का नहीं है, उसको जाके वो नष्ट करता है। इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। तो आपको ये लाइसोसोम के बारे में कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण अर्धसूत्री विभाजन में होते हैं लेकिन समसूत्री विभाजन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझो फिर सोल्व करो। इसने कहा कि ये जो 4 इवेंट दे रखे हैं कौन से मियोसिस में होते हैं लेकिन माइटोसिस में नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्वतंत्र अपीवन, ये आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स के अंदर मेंडल का लॉ होता है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखो ये माइटोसिस में, ये मियोसिस में होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रोमोसोम का स्वतंत्र रूप से अलग होना। यही होता है ना स्वतंत्र अपीवन रूल, हमने यही पढ़ा ना, आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स के अंदर कि क्रोमोसोम का स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अलग होना। तो जो मेटाफेज होती है, ये जो आपकी होता है ना, आपने वहां पढ़ा होगा जब आप जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे, तो आपने पढ़ा होगा जो इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट होता है, ये आपके प्रोफेज फर्स्ट की सॉरी, जो इंडिपेंडेंट ये जो इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट होता है, ये आपके मियोसिस फर्स्ट जो होता है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो मेटाफेज फर्स्ट है, मेटाफेज जो फर्स्ट होती है, इस मेटाफेज फर्स्ट में होती है। मतलब इस मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम मन पड़े वहां पर, मतलब एक क्रोमोसोम 3 नंबर के साथ में जाके अपनी जोड़ी बना सकता है, मतलब और जब वो अलग होगा तो भी वो अपने हिसाब से हो सकता है। तो ये मतलब ये माइटोसिस में नहीं होता, मियोसिस में होता है। बाकी वाले आपको पता ही है। ये है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हमने बोला था सिनेप्सिस। क्या बोला था इसको हमने? इसको हमने बोला था सिनेप्सिस, या इसको हमने सिनेप्स बोला था। ये भी मियोसिस में होता है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, ये भी मियोसिस के अंदर होता है। और सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस, अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा सेग्रीगेशन, हाँ मैं भूल से किया, एक मिनट है ना, ये गलती से हो गया। तो सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये मैंने आपको कहा था कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन अब मैं बता देता हूँ। सेग्रीगेशन ऑफ जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होता है, ये आपके एनाफेज में होता है। कहाँ होता है? एनाफेज के अंदर। और एनाफेज कौन सी? एनाफेज फर्स्ट के अंदर होता है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होमोलोगस बने थे वो धीरे धीरे अलग होते हैं एनाफेज फर्स्ट के अंदर, और जो क्रोमेटिड होती है वो अलग होती है आपकी एनाफेज सेकंड के अंदर। तो ये भी होती है मियोसिस के अंदर, क्रॉसिंग ओवर भी होता है मियोसिस के अंदर, और सिनेप्सिस का भी निर्माण होता है जाइगोटिन के अंदर, मियोसिस के अंदर। इसका मतलब ए बी सी डी सब सही है। ये जो 4 इवेंट है ये मियोसिस में तो होते हैं लेकिन माइटोसिस के अंदर नहीं होते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पर हो गए कंफ्यूज, क्योंकि ये जो ए वाला ऑप्शन है इसको हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, हम केवल इसको रटते हैं कि स्वतंत्र अपीवन मेंडल ने रूल दिया था, और हम यही पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम स्वतंत्र रूप से अलग हो सकते हैं या सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं कि ये सेपरेट कहाँ पे होते हैं। तो ये सेपरेट होते हैं आपके मेटाफेज के अंदर, जब ये क्रोमोसोम आपस में से ज्वाइंट होते हैं, तो ये आगे जब जब सेल एनाफेज में जाएगी तो वहां पर ये ऑटोमेटिक स्वतंत्र रूप से सेपरेट हो सकते हैं। इनमें कोई रूल नहीं होता भाई ये उसके साथ जाएगा, ये उसके साथ में जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है? करो इसको सोल्व। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर किसका अभाव होता है? तो डीएनए तो उसके अंदर पाया जाता है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए तो पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर, इसने पूछा किसका अभाव होता है ना, तो न्यूक्लियर इन्वेलप का अभाव होता है, ये बात सही, लेकिन डीएनए पाया जाता है। केंद्रक आवरण तथा प्लास्टिड, हाँ ये बात सही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप भी नहीं होता है, और साथ में इसमें प्लास्टिड भी नहीं होता है। और दूसरा है डीएनए तथा माइटोकॉन्ड्रिया, तो डीएनए भी पाया जाता है लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्योंकि मीजोसोम्स पाए जाते हैं, और सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, और न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मतलब हर ऑप्शन के अंदर एक सही एक गलत है, लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन है ये हमारा हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक के चारों ओर केंद्रक का आवरण भी नहीं पाया जाता है, और वहां पर प्लास्टिड या लवक भी नहीं पाए जाते हैं। लवक आपके यूकेरियोट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चले आगे।
तो यहाँ पर प्लास्टिड तथा सेल इन्वेलोप नहीं पाए जाते। बाकी देखो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन का मतलब ये जैसे कोई सेल है प्रोकैरियोट की, तो इसके जैसे कोई ये कोई बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके चारों ओर ये क्या होगी, ये इसकी सेल वॉल होगी। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर ये जैसे कोई जैसे कोई इसका क्लोरोप्लास्ट, सॉरी इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियस के चारों ओर, लेकिन सेल मेम्ब्रेन होगी, ये वाली मेम्ब्रेन होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी है ना, इसका बी राइट हो जाएगा। क्योंकि प्लास्टिड तथा जो कोशिकांग केंद्र का आवरण होता है वो इसमें एब्सेंट होते हैं, वो इसमें एब्सेंट होते हैं। ये तो सॉल्व करो। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है? तो ये मैंने आपको बता दिया था वैसे अभी। क्रेब साइकिल जो होता है ये आपके होता है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है आपको पता है, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और एटीपी का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो ये आपको पता है कि आपके जो एटीपी सिंथेसिस पंप होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक मेम्ब्रेन पे होता है। और ये भी आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। और एटीपी सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है, उसकी थैलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। अब देखो ये यहाँ पर ही क्यों होते हैं, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्यों, क्योंकि इसके एंजाइम वहां पर है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में क्यों, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के एग्जाम जो एंजाइम है वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, इसलिए। यहाँ पूछा था माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, तो ये सब के सब माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। इसने पूछा है निम्न में से कौन से कोशिका में वसा तथा लिपिड का संश्लेषण का प्रमुख, तो बिल्कुल सिंपल आपको पता है, इसका होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपके माइंड में ये भी आना चाहिए कि सर जब बात आती है रफ ईआर की, जब बात आती है रफ ईआर यानी खुरदरी अंतर प्रद्योगिक जलिका, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप लोग यहाँ पढ़ते हो कि सर रफ ईआर के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम का काम क्या होता है, कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। किसका सिंथेसिस करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, मतलब प्रोटीन का निर्माण। अभी मैंने आपको बताया कि राइबोसोम में प्रोटीन क्यों बनता है, क्योंकि इसके अंदर 23S तथा 28S पेप्टाइड ट्रांसफेज एक्टिविटी पाई जाती है, इसलिए राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। अब आपके माइंड में ये आया कि सर प्रोटीन रफ ईआर में इसलिए बन रहा है कि यहाँ पर राइबोसोम पाया जा रहा है, ठीक है। अब ये भी आना चाहिए कि जब स्मूथ ईआर की बात आती है, जब स्मूथ ईआर की बात आती है तो हम कहते हैं कि स्मूथ ईआर के अंदर राइबोसोम तो एब्सेंट होते हैं। यही कहते हैं हम कि राइबोसोम क्या होते हैं, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। और स्मूथ ईआर का काम होता है लिपिड का सिंथेसिस, किसका निर्माण करना, लिपिड का ये निर्माण करती है। लेकिन माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया कि जब प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के कारण हो रहा था रफ ईआर में, तो लिपिड का निर्माण एस ईआर में क्यों हो रहा है। क्योंकि लिपिड के निर्माण के लिए हमें नीड होती है, एक तो हमें नीड होती है फैटी एसिड की, जिसको हम बोलेंगे वसीय अम्ल, जिसको हम बोलते हैं वसीय अम्ल फैटी एसिड, इसको हम बोलते हैं वसीय अम्ल। उसके साथ में एक पाया जाता है ग्लिसरॉल। क्या पाया जाता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ये पाए जाते हैं सेल के अंदर, किसमें पाए जाते हैं, सेल के अंदर। मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में सेल के अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम की हेल्प लेकर ये वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल को यूज में लेकर एंजाइम की सहायता से एसईआर लिपिड का निर्माण करती है। अब फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि एसईआर के द्वारा और किस किस का निर्माण होता है, तो ध्यान रखना, जो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा था कि एसईआर के द्वारा स्टेरॉइड हार्मोन का भी निर्माण किया जाता है, एसईआर के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन भी किया जाता है जो कि लीवर के अंदर होता है, और एसईआर के द्वारा आपके इसके अलावा और क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन, स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण किया जाता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी एसईआर के अंदर होता है। ये सब आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा इस पे टाइम नहीं खर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या पूछा था, लिपिड, तो हमें पता है कि लिपिड बनता है एसईआर के अंदर। कमेंट बॉक्स में बताना सिम्प्लास्ट तथा एपोप्लास्ट में क्या डिफरेंट है। गोल्जी काय का क्या कार्य, ये देखो गोल्जी काय का क्या कार्य है।
फर्स्ट ऑप्शन है लाइट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो आपके क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, लेकिन वो लाइट डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। इसने पूछा है गोल्जी बॉडी का कोई मतलब नहीं है। फर्मेंटेशन जो होता है ये आपके होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है फर्मेंटेशन? आपके कोशिका द्रव्य में होता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कोशिका, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर रिएक्शन का होना। ये आपके साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल, जैसे आप ब्रेड बनाते हो या बाकी जैसे दूध से दही बनाते हो, सब फर्मेंटेशन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन परिवहन में पृथक्करण, आइसोलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। लेकिन इसने पूछा गोल्जी बॉडी का, इसका हो जाएगा प्रोटीन का मॉडिफिकेशन। रटना नहीं है, फिर से कर रहा हूं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सर ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन क्या होता है? जब प्रोटीन बनता तो आपके राइबोसोम के अंदर है, तो हम क्यों बोल रहे हैं कि प्रोटीन का मॉडिफिकेशन? मैं समझाता हूँ इसको। देखो आप, कुछ भी नहीं रटना है, रटने का कोई मतलब नहीं है, रटना कुछ नहीं है। इधर देखो आप, यहां मैंने कहा जैसे ये अपने, मैं इसको आगे ले लेता हूँ, पीछे है ना। देखो इधर, जैसे अब आपने अभी पढ़ा था ना कि ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता है कि ईआर के अंदर होती है रफ ईआर। क्या होती है? रफ ईआर। अब आपको ये भी पता है कि रफ ईआर का काम होता है, क्या काम होता है? रफ ईआर का काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। अभी तक ये प्रोटीन पूरी सही तरीके से नहीं बना है। इसने केवल प्रोटीन का रॉ मटेरियल तैयार कर लिया है, लेकिन ये प्रोटीन पूरा सही तरीके से नहीं बना है। अब ये जो प्रोटीन बना है, जैसे ये हमारा कोई एक प्रोटीन बन गया, अब ये जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को भेजा जाता है गोल्जी बॉडी के अंदर। कहाँ भेजा जाता है इसको? इसको भेजा जाता है गोल्जी बॉडी के अंदर। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन पूरी तरीके से अभी एक्टिव नहीं हुआ है। ये अभी प्रोटीन आगे चल के एंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इसके ऊपर और प्रोसेसिंग की जाती है। अब इस प्रोटीन को भेजा जाता है गोल्जी बॉडी के अंदर। जैसे ये प्रोटीन आएगा गोल्जी बॉडी के अंदर, जैसे ही जैसे ही ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी के अंदर आएगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर किया जाएगा मॉडिफिकेशन। क्या किया जाएगा? फर्स्ट स्टेप होगा, इसके ऊपर किया जाएगा मॉडिफिकेशन। इसके ऊपर किया जाएगा मॉडिफिकेशन। अब देखो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या, ये बताता हूँ। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है, जैसे ये कोई प्रोटीन है, ये प्रोटीन था, इस प्रोटीन के ऊपर शुगर को ऐड करते। किसको ऐड करते हैं? शुगर को। ये कोई एक शुगर का अणु था, उसको लाके ऐड कर लिया प्रोटीन के ऊपर। तो मैं इसको बोल सकता हूं, तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलते हैं? तो मॉडिफिकेशन में एक आपके आता है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, आपके पूछा हुआ है कि ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस कहां पर होती है? तो गोल्जी बॉडी के अंदर होती है। आपको बता देता हूं मैं। अब देखो हमने इसके ऊपर शुगर ऐड क्यों किया? क्योंकि इस प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए, इस प्रोटीन को अच्छे तरीके से बनाने के लिए, आगे चल के एंजाइम का निर्माण करे, आगे चल के सेल में अच्छी तरीके से काम करे, इसलिए हमने इसका ग्लाइकोसाइलेशन किया। इसको हम, तो देखो मैंने प्रोटीन का मॉडिफिकेशन किया ना, कुछ ऐड करके। अब आप देखो, अब जैसे अगर मैंने इसके ऊपर ऐड कर लिया आपके शुगर, तो मैं कह सकता हूं यहां पर गोल्जी बॉडी के अंदर आपके एक तो निर्माण हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। अगर मैंने इस प्रोटीन पर मैंने ग्लूकोज को ऐड किया या मैंने शुगर को ऐड किया, तो इस गोल्जी बॉडी के अंदर एक तो आपके निर्माण हो गया ग्लाइकोप्रोटीन का। अब अगर मैं इस प्रोटीन पे ऐड कर रहा हूं लिपिड को, मैंने यहाँ पर, ये मेरे पास कोई लिपिड था, मैंने इस प्रोटीन पे लिपिड को ऐड किया, इसका मतलब यहाँ पे निर्माण हुआ ग्लाइकोलिपिड। किसका निर्माण हुआ है? ग्लाइकोलिपिड। ये क्वेश्चन आपने अभी जस्ट पीछे देखा था कि ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का मतलब होता है जब प्रोटीन के ऊपर लिपिड तथा शुगर को ऐड किया जाता है, उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखो, जैसे और एक ये भी पढ़ा हुआ है, ये गोल्जी बॉडी आगे चलकर लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लाइसोसोम। तो ईआर से बनेगी गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी से बनेगा लाइसोसोम। अब देखो दूसरा काम है, यहाँ पर ये प्रोटीन आया, ये प्रोटीन अभी ऐसे खुला हुआ है, इसकी अभी पैकेजिंग नहीं हुई है, इसको ऐसे पैक कौन करेगा? तो इस गोल्जी बॉडी का काम होता है, ये इस प्रोटीन को ऐसे एक वेसिकल बनाती है, फिर इस वेसिकल के अंदर ऐसे प्रोटीन को पैक किया जाता है, इसको हम बोलेंगे पैकेजिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पैकेजिंग। मतलब प्रोटीन की पैकेजिंग की जाती है ताकि इस प्रोटीन को आगे ट्रांसफर किया जाए। अब इस प्रोटीन को यहाँ इस वेसिकल, ये बन गई प्रोटीन की वेसिकल, क्या बनी है? प्रोटीन की एक पुट्टिका बनी है। अब इसको आगे यहाँ से स्थानांतरण किया जाता है
टारगेट सेल तक, मतलब जहां पर प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिस सेल के अंदर, वहां इसको भेजा जाता है। आया समझ में? तो जिस सेल में आवश्यकता है प्रोटीन की, वहां पर भेजने की प्रोसेस बोलेंगे प्रोटीन सॉर्टिंग। मतलब जिस कोशिका में प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन को वहां पर वेसिकल में पैक करके ट्रांसफर किया जाता है, इसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। तो आपने एक टॉपिक आता है जब आप नेट की तैयारी करोगे, वह आता है प्रोटीन सॉर्टिंग। तो प्रोटीन सॉर्टिंग का मतलब जिस सेल में प्रोटीन की नीड है, उस प्रोटीन को उसी सेल में भेजना। तो यहां से अभी तक केवल 2 क्वेश्चन आए हैं, सॉरी आपके एक क्वेश्चन अभी और आगे इसमें आएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो देखो, ईआर ईआर में रफ ईआर ने प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन पूरी तरीके से अभी वेल डेवलप नहीं है, इसको गोल्जी बॉडी भेजा, गोल्जी बॉडी इसका मॉडिफिकेशन हुआ, इसके ऊपर शुगर भी ऐड करेंगे तो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, इसके ऊपर लिपिड ऐड करेंगे तो बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड, और इसके ऊपर फिर इसको हम पैकेजिंग करके भेज देंगे टारगेट सेल के अंदर। अब देखो आपके सेकंड ग्रेड में जस्ट आगे एक आएगा क्वेश्चन, आज अपन अभी देखेंगे। उसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं। उसमें कई सारे नीचे ऑप्शन है, एक ऑप्शन दे रखा है ईआर तथा गोल्जी बॉडी, तो उसका राइट आंसर होगा ईआर तथा गोल्जी। आप देख लो ना, इसकी प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में भाग ले रही है, यहाँ तो प्रोटीन बना, यहाँ लेके आए, इसको पैकेजिंग की, फिर इसको आगे भेजा जा रहा है। तो प्रोटीन के मैंने कहा था ना आपको कि एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट नहीं दे रखा है, इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन यहाँ से आपको कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में ये काम आते हैं। आया समझ में आपको? तो इस क्वेश्चन को आप देख लो, आप वापिस हो गया, हमारा सोल्व हो गया ये मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग प्रोटीन, ये देखो आ गया, वापिस आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में कौन से ऑर्गेनल भाग लेते हैं? मैंने आपको अभी बताया था ईआर और गोल्जी बॉडी भाग लेते हैं। तो पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी बॉडी, ये हमारा सी हो जाएगा। बी ऑप्शन देख लो, गोल्जी बॉडी था माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं आ रहा था माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं आ रहा। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं है, ये चीजें समझने की होती है, आपने जहां से पढ़ा है, जिस बुक को पढ़ा है, जिस थ्योरी को पढ़ा है, वहां आपने इसको पढ़ा होगा। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। फिर है लाइसोसोम, नहीं, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से हो रहा था, लेकिन लाइसोसोम प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी बॉडी। ये वापिस आ गया, क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो आप सबको पता है, इसमें मैक्सिमम बच्चे इसमें करके आए ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सब स्टेटमेंट एक जैसे लग रहे थे। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसको पता है कि ये सब लागू नहीं होते हैं। यहाँ तो दो जीन की जो बीच की दूरी हो गई, उसके ऊपर ही जीन की जो क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करेगा। अब देखो, जैसे ये क्रोमोसोम है, अब इसके ऊपर एक जीन यहाँ पाया जा रहा है, ये ए जीन, और दूसरा जीन पाया जा रहा है यहाँ पर, और ये तो एक क्रोमोसोम था। अब एक क्रोमोसोम ये है, सॉरी, एक क्रोमोसोम ये और है। इस क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन तो यहाँ पाया जा रहा है, ये ए, और दूसरा आपके पाया जा रहा है, इसके पास में पाया जा रहा है, ये बी। अब आपको देख के बताना है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर ज्यादा होने की संभावना है। तो ध्यान रखो, जीन जो होता है वो क्रॉसिंग अपने क्रोमोसोम पे पाया जाता है, लीनियर रेखा में पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स के अंदर। यहाँ पर ये दोनों जीन इस क्रोमोसोम के ऊपर पास पास में है। इस क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन, इनके बीच में दूरी ज्यादा है, मतलब भौतिक दूरी या फिजिकल डिस्टेंस ज्यादा है। तो देखो, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? क्रोमोसोम के अंदर होगा। तो जो जहां जहां स्पेस ज्यादा होगा दो जीन के बीच में, वहां क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो सकता है। आया समझ में? अब यहाँ स्पेस ही कम है, तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर कम होगा। तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करेगा दो जीन के बीच की फिजिकल डिस्टेंस के ऊपर, दो जीन के बीच की भौतिक दूरी के ऊपर। अब ये टॉपिक बहुत अच्छा आपने पढ़ा होगा थ्योरी क्लास के अंदर। तो दो जीन के बीच की भौतिक दूरी पे डिपेंड करता है। तो फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, जीन की लंबाई पे डिपेंड नहीं करेगा। अब ये जीन भले कितना ही लंबा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन दो जीनों के बीच की दूरी क्या, उसके ऊपर फर्क पड़ता है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कितना हो सकता है। आया समझ में? इस क्वेश्चन को सोल्व करो नेक्स्ट। अब साइटोस्केलेटन किन से मिलकर बना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा।
देखो इधर, जिसको आता है वो कर लो, नहीं आता उसको मैं बताता हूँ। टॉपिक है साइटोस्केलेटन ना, इधर आओ आप। टॉपिक है हमारा साइटोस्केलेटन, जिसको हम बोलते हैं कोशिकीय कंकाल। कोशिकीय कंकाल। अब इसको समझो आप। देखो जब जब बात आएगी साइटोस्केलेटन की, तो इसका काम देखो, पहले इसका फंक्शन एक तो इसका होता है, इसका मेन काम होता है सेल को आकृति देना, सेल को शेप देना। सेल शेप को मतलब इसको रेगुलेट करना या उसको मेंटेन करना, ये इसका फंक्शन है, या इसको आकृति है ना, सेल की आकृति को बनाए रखना। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, यहाँ से कई सारे बने क्वेश्चन, आप उसको आराम से समझना। देखो इसकी जो स्ट्रक्चर के अंदर तीन पार्ट होते हैं, इसकी जब हम संरचना की बात करेंगे, इसकी जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसमें तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? इसके अंदर तीन प्रकार के पार्ट होते हैं। पार्ट क्या होते हैं? इसमें तीन फिलामेंटस प्रोटीन पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? इसकी स्ट्रक्चर में तीन तंतुमय प्रोटीन पाए जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर तीन तंतुमय प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? वो देखो, एक इसमें आपने पढ़ा, एक होता है माइक्रोफिलामेंट। ये क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म तंतु। क्या बोले? इसको बोलेंगे सूक्ष्म तंतु, माइक्रोफिलामेंट। एक इसके अंदर और होता है, इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। और थर्ड जो आपके इसमें होता है वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसको देख लेना, समझ लेना, यहाँ से कई सारे आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देखो माइक्रोफिलामेंट को बोलेंगे सूक्ष्म तंतु, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाएगा सूक्ष्म नलिकाएं। अब इसकी क्वेश्चन में इसकी साइज पूछ रखी है। इसकी जो साइज होती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 4 to लगभग 7 नैनोमीटर है ना, 4 to 7 नैनोमीटर साइज यही है। इंटरमीडिएट फिलामेंट की जो साइज होती है वो आपकी इसकी होती है 8 to 10 नैनोमीटर। कितनी होती है? 8 to 10 नैनोमीटर। और माइक्रोट्यूब्यूल्स की होती है 11 to 25 नैनोमीटर। ये इसकी साइज के बारे में हुआ। अब देखो ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये आपके बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन से। किससे बने होते हैं ये? एक्टिन प्रोटीन से। और जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है ये आपकी बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। दूसरा देखो, अब ये जो माइक्रोफिलामेंट होता है इसका काम होता है एनिमल सेल के अंदर, ध्यान रखना, एनिमल सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन, मतलब साइटोकाइनेसिस। मैं कह सकता हूं साइटोकाइनेसिस। तो एनिमल सेल के अंदर जब साइटोकाइनेसिस होता है तो ये उसमें हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? एनिमल सेल के अंदर। ध्यान से मैं वापिस सुनना, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा लेकिन इनडायरेक्ट मिलेगा। एनिमल सेल के अंदर जब साइटोकाइनेसिस होती है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो उसमें जो हेल्प करती है वो आपके करता है माइक्रोफिलामेंट, सूक्ष्म तंतु हेल्प करते हैं। दूसरा देखो, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर, टॉपिक का नाम होगा आपके जैसे आपके आता है ना लोकोमोशन वाला, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन वाला, तो आपने वहां पढ़ा होगा, वहां एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन उसमें भाग लेते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं पेशियों के संकुचन के अंदर, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के अंदर माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं। अब देखो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है, पेपर का लेवल ऐसे चेंज होता है, क्योंकि बुक के अंदर दे रखा होता है कि एक्टिन प्रोटीन जो होता है वो मसल्स या पेशियों के संकुचन में काम आता है, लेकिन वो जब क्वेश्चन को घुमाएगा तो ऐसे घुमाएगा कि माइक्रोफिलामेंट भी एक्टिन से बनी हुई है, इसका मतलब माइक्रोफिलामेंट भी पेशी संकुचन में काम आ सकते हैं। तो दूसरा इसका इसका काम हो जाएगा पेशी संकुचन में ये सहायता करते हैं माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट के दो काम हो गए, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन में, दूसरा हो गया आपके ये कोशिक पेशी संकुचन के अंदर। अब उसके बाद आपके देखो तीसरा, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है, इसका काम क्या? ये देखो, जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ये आपके बनाती है सीलिया, और सीलिया के साथ में फ्लेजिला। क्या क्या बनाती है? सीलिया और फ्लेजिला बनाती है। और दूसरा इससे आपसे बनते हैं तर्कु तंतु, जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। इसको हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। अब आपको पता है कि स्पिंडल फाइबर कहाँ काम आते हैं, तो आपको पता है कि स्पिंडल फाइबर हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के अंदर। कोशिका का जो विभाजन होता है वहां पर तर्कु तंतु काम आते हैं। तो जो तर्कु तंतु होते हैं स्पिंडल फाइबर,
वो कोशिका के विभाजन के अंदर काम आते हैं। अब मुझे बता दो सीलिया और फ्लैजिला कहाँ काम आते हैं। तो आपको पता है कि जो सीलिया और जो फ्लैजिला होते हैं ये कोशिका के मूवमेंट में काम आते हैं, मतलब ये सेल के मूवमेंट में, यानी उसकी कोशिका की गति में काम आते हैं। तो ये सेल के मूवमेंट में, तो ये सेल के मूवमेंट के अंदर भाग लेते हैं, मतलब उस कोशिका को कैसे गति देनी है ये उसके अंदर उसका काम आते हैं। और जो ये स्पिंडल फाइबर होते हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना, स्पिंडल फाइबर जो होता है ये सेल डिवीजन यानी कोशिका के विभाजन में, कोशिका के विभाजन में क्या होगा, क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा, एक पोल से मतलब 20 से पोल पे जाएंगे, मतलब कहने का मतलब क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, और क्रोमोसोम का सेपरेशन होना ही कहलाता है क्रोमोसोम का मूवमेंट। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो स्पिंडल फाइबर होता है वो गुणसूत्रों के मूवमेंट में भी काम आते हैं, क्रोमोसोम की गतियों में भी ये काम आते हैं, इस माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहां तक आपको आया समझ में ये क्वेश्चन। अब इसका डायग्राम देख लो आप। तो ये जैसे कोई हमारी सेल है। एक बात और ध्यान रखो, साइटोस्केलेटन जो होता है ये आपके यूकेरियोटिक सेल में तो ये पाया जाता है ना, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये आपके एब्सेंट होता है। ध्यान रखना, कोशिका कंकाल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। तब आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है और इसका मुख्य काम होता है कोशिका को आकार को बनाए रखना, तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका के आकार को कौन बनाएगा। तो वहां पर कुछ स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है जो आपके काम की नहीं है, बीएससी या एमएससी लेवल पे नहीं आता। जब आप आगे नेट की तैयारी करोगे वहां आता है, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे, आप नेट का एग्जाम दोगे, तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन आती है, उस प्रोटीन का नाम होता है MERZ प्रोटीन, एक शायद FES, एक MERZ प्रोटीन और FESM करके 3-4 प्रोटीन है जो कार्य यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर ये आपके माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स इंटरमीडिएट करते हैं, वही के वही काम प्रोकैरियोट के अंदर प्रोटीन करती है, आपको याद नहीं करनी है। अब देखो ये जैसे कोई यूकेरियोटिक सेल है, इस यूकेरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पर आपके कुछ प्रोटीन पाई जाती है, यहाँ पर कुछ फिलामेंट तंतु पाए जाते हैं। ये जो फिलामेंट तंतु है इसको तो मैं आपके बोलूंगा माइक्रोफिलामेंट। ये क्या आपके, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, ये है माइक्रोफिलामेंट, जो किससे बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से। अब इसके बीच में कुछ और प्रोटीन पाई जाती है, ये ऐसे इस प्रकार से पाई जाती है। ये जो मैं बीच में जो फिलामेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूं तंतु में, ये आपके होती है, इसको हम बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। किससे बनी होती है, तो ये आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसके बीच में जो प्रोटीन पाई जाती है यहाँ पर इस प्रकार से, ये आपके होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या होती है, ये आपके हो जाएगी इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब देखो इसका काम क्या, हमने अभी तक नहीं देखा ना इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम। तो ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट इसका काम होता है, जैसे यहाँ पर कोई कोशिकांग है, ये जैसे कोई गोल्जी बॉडी है। अब इस गोल्जी बॉडी अगर मुझे यहाँ लेके आना है, या यहाँ पर कोई सेल है, इस सेल को मुझे यहाँ पे लेके आना है, इसका मतलब इस सेल के अंदर हम बोलेंगे इंट्रा। इसका मतलब इंट्रा सेलुलर जो ट्रांसपोर्ट होता है, उस इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट के अंदर काम आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका मतलब इसका काम होता है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट के अंदर ही काम आता है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि साइटोस्केलेटन कोशिका का आकार बनाने में सहायता करता है, कोशिका के डिवीजन के अंदर सहायता करता है, कोशिका द्रव्य के विभाजन में सहायता करता है, और कोशिका के अंदर इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट के अंदर भी ये सहायता करता है। तो अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, आराम से सोल्व करोगे। इसने पूछा है कि साइटोस्केलेटन किस किस से मिलकर बना होता है। तो हमने कहा था कि 3 प्रकार के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और साथ में इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन आएगा, ये पूरी गाथा याद करना, अगला क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। वाहक प्रोटीन द्वारा झिल्ली के आर पार केवल एक ही अणु का स्वतंत्र परिवहन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करो जिसको आता है, बाकी मैं यहाँ बना रहा हूं। अब देखो ये आपकी बनी हुई वाहक प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है जो रेड वाली है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है,
ये भी सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ मैंने 3 प्रकार की सेल मेम्ब्रेन बनाई है, उसके ऊपर ये वाहक प्रोटीन बनी हुई। क्या बनी हुई इसके ऊपर? वाहक प्रोटीन बने। अब देखो वाहक प्रोटीन का काम क्या होता है, यहाँ पर ये जैसे कोई पदार्थ है, यहाँ पर भी ये जैसे कोई 2 पदार्थ है, यहाँ पर भी ये 2 पदार्थ है, एक इधर है एक इधर है। अब अगर बाहर एक पदार्थ है, मुझे इसको अंदर लेके आना है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे अंदर ला सकता हूँ। तो ऐसा वाहक प्रोटीन जो एक ही पदार्थ को एक ही दिशा में जाने देता है, उसको बोलेंगे यूनिपोर्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे यूनिपोर्ट। इसको हम बोलेंगे यूनिपोर्ट। तो यूनिपोर्ट हम किसको बोलेंगे? ऐसा वाहक प्रोटीन जो एक ही पदार्थ को एक ही टाइम में एक ही दिशा में जाने देता है, उसको बोलेंगे यूनिपोर्ट। मतलब यूनि यानी एक ही। फिर आता है एक और दूसरा वाहक प्रोटीन है। अब अगर हमारे पास 2 पदार्थ है, मुझे इसको भी इधर लेके आना है, मुझे इसको भी इधर लेके आना है। इसका मतलब जब दो पदार्थ साथ साथ में एक ही दिशा में जाते हो, तो उसको मैं बोलूंगा सिम्पोर्ट। उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा सिम्पोर्ट। अब मेरे पास एक पदार्थ बाहर है, एक पदार्थ अंदर है, मुझे इसको तो लेके आना अंदर की ओर, इसको मुझे लेके जाना बाहर की ओर। मतलब दोनों पदार्थ एक साथ में आएंगे लेकिन दोनों की दिशा उल्टी होगी। इसको मैं बोलूंगा एंटीपोड। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा एंटीपोड। तो एंटी यानी ऑपोजिट, सिम यानी साथ साथ में एक ही दिशा में, यूनि यानी एक आएगा। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं जो आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन शायद एनसीईआरटी में नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम पंप। आया समझ में? मेरे हिसाब से पोटेशियम बाहर जाता है, सोडियम अंदर आता है, 3 सोडियम बाहर जाते हैं, ऐसा कुछ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इसका एग्जाम्पल आपको हो जाता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसका एग्जाम्पल है ग्लूट ट्रांसपोर्टर। तो एग्जाम्पल शायद बुक में आपके होंगे या नहीं, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में नहीं है। आप जब हायर लेवल पे आओगे, आप जब फर्स्ट ग्रेड का पढ़ते हैं हम लोग, या हम असिस्टेंट प्रोफेसर का पढ़ते हैं, नेट का पढ़ते हैं, वहां पे आता है। आपको क्या पूछा था? आपको पूछा था कि वाहक प्रोटीन के द्वारा झिल्ली के आर पार केवल एक ही अणु जा रहा, तो एक ही अणु जा रहा, तो यूनिपोर्ट होगा उसका। तो ये हो जाएगा आपके यूनिपोर्ट। आया समझ में आपको यहां तक? यूनिपोर्ट। अगला क्वेश्चन ये लो, वापस आ गया आपके साइटोस्केलेटन का क्वेश्चन। जिसने पीछे वाली स्लाइड को अच्छे से समझा है वो सोल्व कर पाएगा। इसने कहा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कोशिका का आकार बनाए रखने में सहायता। हाँ, ये बात सही है। और पूछा क्या है? गलत कथन पूछा, ठीक है। फिर पूछा है माइक्रोट्यूब्यूल्स कोशिका पट्टी के निर्माण में भाग लेती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन सेल प्लेट फॉर्मेशन। मुझे बताओ सेल प्लेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो आपने पढ़ रखा होगा कि सर जो सेल प्लेट होती है, जो सेल प्लेट होती है, जो कोशिका पट्टी होती है, ये आपके बनती है जब प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिका में, जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, मतलब साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, तो वहां पर सेल प्लेट का निर्माण होता है। आपने अपनी थ्योरी क्लास में यह भी पढ़ा होगा कि प्लांट सेल के अंदर कोशिका, जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो सेल प्लेट बनती है, और वहां पर जो सेल प्लेट का जो निर्माण किया जाता है, ये आपके निर्माण किया जाता है गोल्जी बॉडी द्वारा। किसके द्वारा? गोल्जी बॉडी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। वहां पर सेल प्लेट का निर्माण आपके कौन करता है? गोल्जी बॉडी इसका निर्माण करता है। इसका मतलब, एक मिनट बोलाना, इसका मतलब जो सेल प्लेट का निर्माण गोल्जी बॉडी करती है, न कि माइक्रोट्यूब्यूल्स करता है। तो ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। फिर है माइक्रोट्यूब्यूल्स कोशिका गति से संबंधित है। मैंने बताया था, हाँ, ये उसकी मूवमेंट में, क्योंकि देखो सीलिया फ्लैजिला का निर्माण हो रहा था, और सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो कोशिका की गति करते हैं, तो ये बात भी सही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स अंतः कोशिकीय परिक्रमा में भाग लेते हैं, ये बात भी सही, मैंने बताया था, उसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस में वो काम आते हैं, तो ये बात भी सही है। तो इसमें गलत क्या थी हमारी? बी वाला, ये गलत है। अगले क्वेश्चन सोल्व करो। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का वर्णन किसने किया? तो आप सबको पता है कि जीवित कोशिका के बारे में बताया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। दिसंबर 2024 वाला जो एग्जाम था उसके अंदर क्वेश्चन आया था ये। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने तो आपके डेड सेल की खोज की थी। किसकी की थी? डेड सेल। ऑप्शन मुझे आप डेड सेल की इन्होंने सबसे पहले देखा था, और वो डेड सेल कौन सी थी? जो कोरक की सेल थी वो थी आपके डेड सेल। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? तो इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। और थियोडर स्वान ने क्या की? सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने जो ऑर्चिड प्लांट की जो रूट थी उसके अंदर केंद्र की खोज की थी। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था? इन्होंने
आपके बैक्टीरिया की लिविंग सेल की खोज की थी, वो बैक्टीरियल सेल थी और इसको इन्होंने एनिमल्क्यूल्स नाम दिया था। फिर वापस आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में गलत कथन बताइए। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक एकल वर्ताकार डीएनए होता है। हाँ, ये बात सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक और ऐसे सर्कुलर डीएनए होता है और वो डबल स्ट्रैंडेड होता है ऐसे। फिर आंतरिक और बाहरी झिल्लियों में एंजाइम अलग अलग होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के ऊपर मतलब जैसे इनर मेम्ब्रेन पर उसके ईटीएस के एंजाइम पाए जाते हैं, बाहर वाले पे प्रोटीन मतलब अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं। फिर इनर मेम्ब्रेन फ्रॉम इनफोल्डिंग कोल्ड क्रिस्टी। ये बात भी सही है कि जो आंतरिक में वो क्रिस्टी का निर्माण करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में एटीएस राइबोसोम पाया जाता है, ये बात गलत है। अब देखो मैं बताता हूँ, ये जब बात आती है राइबोसोम की है ना, जब बात आती है राइबोसोम की, तो राइबोसोम आपको पता दो टाइप का, एक होता है 70S और एक होता है आपके 80S। आपको पता है कि 70S आपके पाया जाता है प्रोकैरियोट के अंदर, किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। और जो 80S होता है ये आपके पाया जाता है यूकैरियोट्स के अंदर। लेकिन मजे की बात क्या, आपको ये एक मिनट रुकना। हेलो हेलो, हाँ मैं क्लास में हूँ, 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा ना, मैं फोन करता हूँ आपको। हाँ ओनली 10 मिनट। अब देखो तो राइबोसोम दो टाइप का, 70S और 80S। 70S पाया जाता है प्रोकैरियोट में, 80S पाया जाता है यूकैरियोट में। यहाँ तक तो होगी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, लेकिन मजे की बात आपको ध्यान ये रखनी है कि ये जो 70S राइबोसोम ये प्रोकैरियोट के साथ में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके साथ में ये पाया जाता है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी। किसमें पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये पाया जाता है। तो आया समझ में। तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट के साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और ये दोनों पाए जाते हैं आपके यूकैरियोट के अंदर। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम भी होता है। अब क्यों होता है, मैं अभी जस्ट आपको कारण बताऊंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में 80S राइबोसोम नहीं, 80S नहीं होता है, 70S होता है। तो इसका हो जाएगा हमारे ये वाला। इसने गलत पूछा था ना, गलत कथन ये हो गया ना। अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि सर माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, फिर इसमें 80S क्यों है? रटना नहीं है। मैंने आपको पहले से कहा बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन आजकल के एनवायरनमेंट ने इसको मतलब पूरा रटने का सब्जेक्ट बना दिया, हिस्ट्री की तरह। बायोलॉजी बिल्कुल भी रटने का सब्जेक्ट नहीं है बच्चों। अब देखो आप, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 80S क्यों होता है? इसका मतलब ये हो सकता है नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के समान है। आज से हजारों साल पहले क्या था, जैसे इधर देखो, एक ये कोई बड़ी सेल थी, ये तो आपके थी यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल थी, यूकैरियोटिक। और इसके पास में एक छोटी सेल और थी, इसके पास में एक छोटी सेल और थी। इसके पास में एक सेल ये थी आपके छोटी सेल, ये आपकी थी बैक्टीरिया की सेल। किसकी सेल थी, बैक्टीरिया की सेल थी। ये जो यूकैरियोटिक सेल थी ये प्रिमिटिव सेल थी। इस सेल के पास में इतनी क्षमता नहीं थी कि ये ऑक्सीजन को यूज में लेके ये एटीपी का निर्माण करे। लेकिन बैक्टीरिया की सेल के पास में ये क्षमता थी कि वो ऑक्सीजन को यूज करके, वातावरण की ऑक्सीजन को यूज करके वो एटीपी का निर्माण कर सकती है। तब क्या हुआ, धीरे धीरे ये यूकैरियोटिक सेल ने इस बैक्टीरियल सेल को अपने अंदर ले लिया। धीरे धीरे क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल ने समय के साथ में, ये जैसे यूकैरियोटिक सेल है हमारी, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये सेल ऐसे अंदर की ओर गई और इसने बैक्टीरियल सेल को ऐसे अपने अंदर की ओर ले लिया। फिर और आगे टाइम बढ़ा, धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो यूकैरियोटिक सेल जो थी वो तो अब वापस ऐसे बन गई, और जो बैक्टीरिया की सेल थी वो इसके अंदर आ गई पूरी। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल ने प्रोकैरियोटिक सेल को अपने अंदर लिया। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक कैपेसिटी थी ऑक्सीजन को काम में लेकर एनर्जी बनाने की, एटीपी बनाने की। तो अब ये सेल पूरी इसके अंदर आ गई। इसका मतलब इसके अंदर एटीपी बनाने की क्षमता थी बैक्टीरिया के अंदर। अब मुझे बताओ बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम कौन सा होता है? तो आपको पता है सर बैक्टीरिया में राइबोसोम होता है 70S। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए कैसा होता है? तो बैक्टीरिया का डीएनए ऐसे सर्कुलर होता है और ऐसे डबल स्टैंडर्ड है, मतलब ऐसे सर्कुलर डीएनए होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी बाइनरी डिवीजन द्वारा होता है। मतलब बाइनरी डिवीजन यानी कहने का मतलब ये एक सेल है, ये धीरे धीरे से दो सेल में, धीरे धीरे से दो अलग हो जाएगी। तो ये बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी, तो ये तो बैक्टीरिया के कैरेक्टर है। अब आपने पढ़ा होगा अपने नोट्स के अंदर
कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, 70s राइबोसोम पाया जाता है। उसके अलावा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो विभाजन होता है वो भी आपके बाइनरी डिवीजन द्वारा होता है। इसका मतलब ये हमें एविडेंस मिलता है, ये हमें तथ्य मिलता है कि जो करेक्टर बैक्टीरिया के अंदर थे वही करेक्टर आज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट का जो ओरिजिन हुआ था वो आपके किसी बैक्टीरियल सेल से हुआ। पहले वो बैक्टीरिया थे, धीरे धीरे समय चेंज होता गया, एनवायरनमेंट चेंज होता गया, बैक्टीरिया काम करना भूल गया, अब वो हमारे लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करते हैं। और इस थ्योरी को बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, मतलब बाहर से इसको अंदर लिया, अब ये दोनों मिलके आपस में काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। तो क्वेश्चन पूछा हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ, तो एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के द्वारा हुआ। क्लोरोप्लास्ट का कैसे हुआ, उसको बोलेंगे वो भी एंडोसिम्बायोसिस के द्वारा हुआ। एक बार इंटरव्यू में पूछा हुआ है कि इन दोनों में से पहले क्या बना, तो मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से क्लोरोप्लास्ट पहले बना था, माइटोकॉन्ड्रिया का बाद में हुआ था, या इसका उल्टा तो मुझे पता नहीं, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहता था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s क्यों होता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो वापिस। यूकेरियोटिक कोशिका झिल्ली के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर अभी दिसंबर वाले एग्जाम का क्वेश्चन है। झिल्ली के पार अभिगमन हेतु सक्रिय गमन की एकमात्र नहीं होता है। इसका ये कह रहा है कि इसमें केवल एक्टिव नहीं, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है और साथ में पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। कौन सा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो झिल्ली के पार अभिगमन हेतु सक्रिय गमन ही एकमात्र तरीका नहीं है। आपने देखा होगा कि जब पैसिव की बात आती, मतलब जहां पर एनर्जी की नीड नहीं होती है, तो जैसे आपका विसरण है जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, दूसरा आपके ऑस्मोसिस है जिसको हम परासरण बोलते हैं, ये सभी तो आपके पैसिव है जहां पर किसी भी प्रकार की एटीपी की नीड नहीं होती है। जब एक्टिव की बात आती है, यहाँ पर एटीपी की नीड है। यहाँ आपने पढ़ा होगा आपके एग्जाम के, जैसे आपने बुक में अपने सोडियम पोटेशियम पंप है, मतलब जहां पर भी पंप आ रहा है, पंप का मतलब उसको काम करने के लिए एटीपी चाहिए। तो ये बात गलत है, पूछा क्या इसने, नॉट करेक्ट। हाँ, ये बात गलत है, सही नहीं है। फॉस्फोलिपिड पुच्छ केवल, अच्छा क्या बोला, अच्छा नहीं ठीक है, फॉस्फोलिपिड पुच्छ केवल उसकी जो टेल होती है, पूंछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनी होती है, ये बात भी गलत है। आपने जब आप थ्योरी पढ़े आपने पढ़ा होगा, जैसे ये कोई फॉस्फोलिपिड का हेड है, आपने सेल में हमने पढ़ा होगा ना, आपने फिर पढ़ा होगा एक लाइन से सीधी होती है और एक ऐसे टेढ़ी होती है। तो फॉस्फोलिपिड की वो टेल जो ऐसे सीधी है उसके अंदर सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो टेल जहां पर ऐसे बेंड हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड आया है। इसका मतलब फॉस्फोलिपिड टेल आर मेड ओनली अनसेचुरेटेड, नहीं, ओनली अनसेचुरेटेड नहीं है, इसके अंदर सेचुरेट फैटी एसिड भी होते हैं। मतलब इसमें एक होगी सेचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें टोटल सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन के बीच में, और एक टेल के अंदर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और जहां पर भी डबल बॉन्ड आएगा वहां पर ये टेल जो ऐसे थोड़ी टिल हो जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जहां पर डबल बॉन्ड आता है वहां से थोड़ा उसमें बैंड आ जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो इसमें ये दो होती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दे रखी है। मानव लाल रक्त कणिकाओं की झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा वसा से कम होती नहीं। हमने पढ़ रखा है कि आरबीसी के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होता है वो तो आपके लगभग होता है, मेरे शायद 52% तक होता है, और जो लिपिड होता है वो होता है 40% तक, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है 1% तक। तो प्रोटीन की मात्रा लिपिड से अधिक होती न कि कम होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है हमारा। कोलेस्ट्रॉल सभी यूकेरियोटिक कोशिका झिल्लियों का सार्वत्रिक घटक है, नहीं, ये सही है कि कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल या फंगी में नहीं पाया जाता है। प्लांट भी यूकेरियोट है, फंगी भी यूकेरियोट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, केवल एनिमल में पाया जाता है। इसने पूछा कौन से स्टेटमेंट गलत है ना, सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है, मतलब चारों ही गलत है। तो ए बी सी डी चारों गलत है। फिर पूछा है क्यों, पूछा है इसलिए कि आपको नॉलेज है या नहीं है। चारों स्टेटमेंट गलत है, केवल हमारे नॉलेज के लिए पूछा है। अब देखो ये क्वेश्चन उस पीपीटी में शामिल नहीं हो पाए, आपके 3 क्वेश्चन और पीछे बचे सेकंड ग्रेड के। एक क्वेश्चन पूछा है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, तो आपको पता है पुरकिंजे ने दिया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था आपके पुरकिंजे ने। मुझे बताओ डुजार्डिन ने क्या दिया था, फ्लेमिंग ने क्या दिया था, हेक्सेली ने क्या दिया, कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद है कि बैक्टीरिया सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के समान क्या होता है, तो आप सबको पता है कि न्यूक्लियोइड नहीं होता, राइबोसोम नहीं है, सेल वॉल। जो मीजोसोम्स होता है वो जैसे यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, वैसे
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर म्यूजोसोम्स काम करता है। म्यूजोसोम्स के कई सारे काम है। आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में शायद मैं कल देख रहा था, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर पूछ रखा है कि म्यूजोसोम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो ध्यान रखना, म्यूजोसोम जो होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर भी काम करता है। म्यूजोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन में भी काम करता है। म्यूजोसोम जो होता है वो सेल वॉल के निर्माण भी काम लेता है। म्यूजोसोम जो होता है वो रेस्पायरेशन के अंदर भी काम करता है, लेकिन म्यूजोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता। तो 4 ऑप्शन ये थे ना, तो इसमें ये 3 तो काम होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन भी करता है, सेल वॉल का भी निर्माण करता है, यानी वायवीय श्वसन भी करता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, लेकिन प्रोटीन का सिंथेसिस म्यूजोसोम्स में नहीं होता है। तो यहाँ पर तो इसने दिया था ना, तो म्यूजोसोम्स है। फिर प्लांट सेल में इलियोप्लास्ट का कार्य क्या है? तो आपको पता है कि इलियोप्लास्ट जो होता है वो ऑयल तथा स्टार्च का इसको स्टोर करता है। इसको यहाँ समझो, इसको यहाँ पे समझो आराम से। अब देखो, प्लास्टिड जो होता है ये आपके एक डबल मेम्ब्रेन होता है, दोहरी झिल्ली का बना होता है। तो ये केवल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। और प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 3 प्रकार का? एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड होता है क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट आपको पता है ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करेगा और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फिर आप आओ आपके ल्यूकोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जब ल्यूकोप्लास्ट की बात आती है तो ये आपके रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका काम होता है भोजन का संग्रह करना या फूड को स्टोरेज करना होता है। अब ये होता है आपके 3 टाइप का। ल्यूकोप्लास्ट कितने प्रकार का होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट आपके होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक पे आपके हो जाएगा एमाइलोप्लास्ट, ये आपने पढ़ रखा होगा इसलिए मैं स्पीड में करा रहा हूँ। तो एक आपके फर्स्ट होता है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा इलियोप्लास्ट, तीसरा होगा एल्यूरोप्लास्ट। देखो, आपने पढ़ा होगा कि स्टार्च के अंदर एमाइलेज एंजाइम काम आता है। तो आप जान रखो कि एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। अभी पूछा इसमें इलियोप्लास्ट, तो इसमें ऑयल आ रहा है ना कि लिपिड, LIPD, सॉरी LIP यानी लिपिड आ रहा है, इसमें लिपिड की स्पेलिंग आ रही है। तो ध्यान रखना, तो इलियोप्लास्ट होता है वो आपके लिपिड में काम आता है। या इसके अंदर आपके ऑयल की स्पेलिंग आ रही OIL, तो ऑयल से लिपिड एक ही बात है। और जो लास्ट बच्चा आपके एलुरोप्लास्ट, ये आपके प्रोटीन को स्टोर करता है। तो ऐसा प्लास्टिड जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को करेगा, सॉरी ऐसा प्लास्टिड जो स्टार्च को स्टोर करता है उसको बोलेंगे एमाइलोप्लास्ट, ऑयल को करेगा इलियोप्लास्ट, प्रोटीन को करेगा एलुरोप्लास्ट। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ रखा है। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट, ये आपके कलर्ड होता है, येलो वायलेट। आपने देखे अलग अलग फ्रूट, जैसे आपके टमाटर लाल रंग का होता है, गाजर का अलग कलर है, जैसे मिर्ची का है हरा कलर है, ये सब इसके अंदर आते हैं क्योंकि इसके अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है। अब देखो, एक क्वेश्चन और था जो हमारी स्लाइड के अंदर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो इसमें ऐड नहीं था, वो मैं बता देता हूँ क्या था। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारे ये था, क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रोकैरियोटिक सेल, इसको सुनना है ना, कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा लक्षण अनुपस्थित होता है। देखो फर्स्ट इसमें दे रखा था हमारा कि राइबोसोम, कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा नहीं होता है, तो राइबोसोम। फिर था सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और तीसरा था आपके डीएनए, और चौथा था आपके इसके अंदर न्यूक्लियस। तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी ये सभी पाए जाते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास। इसके अंदर हमने सेकंड गेट के अंदर सेल बायो तथा सेल डिवीजन जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको डिटेल में पूरा करा दिया। तो उम्मीद है कि आपका ये यूनिट अच्छी तरीके से पूरी कवर हो गई होगी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से रिवीजन करो और क्वेश्चन सोल्व करो, मैक्सिमम PYQ सोल्व करो, तब जाके आपका डर दूर होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके केवल NCERT बेस आने हैं। अब ऐसा होना भाई कि फर्स्ट ग्रेड का है या प्रोफेसर का है तो वहाँ क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आपका एक एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, केवल NCERT बेस आएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आएगा, पैटर्न चेंज हो चुका है। इसलिए आप इस क्लास को देखना, उसके बाद आप खुद की तुलना करना कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं वर्तमान पैटर्न के अकॉर्डिंग हूँ या नहीं हूँ। तो अपन मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।